बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, सूरत हाल बदस्तूर उसी तरीके से है कि ईरान की हाँ का इंतज़ार पाकिस्तान को, अमेरिका को और पूरी दुनिया को है। इस वक्त डायलॉग्स जो रुके हुए हैं वो इसी वजह से हैं कि ईरान हामी नहीं भर रहा और ईरान की जो जायज़ मुतालबात है वो तो अपनी जगह पर हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग शेयर करेंगे आपसे। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने जो पहलगाम वाक़े के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, 1 साल मुकम्मल हो गया एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो कि भारत की तरफ से रचाया गया। और आपको ये मालूम ही है कि भारत में जब भी इलेक्शंस का वक्त आता है तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ के और पाकिस्तान के नैरेटिव पर लड़ के जो है हमेशा से इलेक्शंस जीतती हुई आई हैं। हालांकि उनकी अपनी मुल्क के अंदर से इस वक्त तो मीडिया भी कोई थोड़ा बहुत अकल लेने लग गया। और कल से जब मैं देख रहा हूँ तो मीडिया काफ़ी तारीफ़ कर रहा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने कहा है कि भारत को किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर करने का जो है वो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर ये उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल हो गया। भारत अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश नहीं कर सका और पहलगाम वाक़या खोखलेपन, बेमंतकी, झूठी अना, तकब्बुर और हिर्स पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, भारत अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी और बैरूनी मामलात को अंदरूनी रंग देकर पेश करता आ रहा है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी मसला बनाकर पेश करता है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी मसला है जिसे भारत दाखिली मामला जो है वो करार देता है। अब भारत ने हमेशा जब भी कोई ना चीज़ की सच्चाई को दबाना हो तो किसी नई चीज़ का रूप धार के, कोई नया प्रोपेगेंडा फैला के, अगले पे नुक्ताचीनी करके उनको लगता है कि शायद सच्चाई को दबा देंगे, शायद जो है वो लोग चुप हो जाएंगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल से वो दुनिया भी नहीं रही, वो दौर भी नहीं रहा। अब सच्चाई सिर्फ एक क्लिक पे होती है और क्लिक पे ना भी हो तो इंसानों में अब इतना शऊर आ गया है कि वो खुद भी जाँच पड़ताल कर लेते होते हैं। सो ये उनका ये कहना, पहले पहलगाम ऑपरेशन का उन्होंने जो है जो ढोंग रचाया गया एक तरह से कि जी पाकिस्तानियों की तरफ से, तो अब साल मुकम्मल होने को आया है। अगर कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो सामने लाए जाएं, प्रूफ किया जाए कि हाँ वो पाकिस्तान ने कराया था। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और फिर भी आप उसी चीज़ का वावेला मचाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वावेला मचाने से कोई सच्चा नहीं हो जाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरीके से है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और ये सिर्फ एक पहलगाम वाक़या नहीं, इससे पहले भी हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात भारत की तरफ से होते रहे हैं जिस पर पाकिस्तान जो है वो ये कहता रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, भारत के अंदर से ही उनके लोग जो है वो अटैक करते हैं या वो प्रॉक्सीज जो है वो अटैक करते हैं। बल्कि मुकम्मल उससे पहले प्री प्लान्ड होते हैं, पूरी प्लानिंग की जाती है, पूरी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, फिर अपने ही अंदर वो भारत के अंदर ऐसा कोई स्टंट दिखा देते हैं और फिर उसके बाद उसका इल्ज़ाम दूसरे पे आयद कर देते हैं। सो ये उनका पुराना तरीका कार रहा है। कल मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि जो उनकी तरफ से फिल्म्स बनाई जाती हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट नैरेटिव पेश किया जाता है, पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को जिस तरीके से बनाकर पेश किया जाता है उन फिल्म्स के अंदर, हमें तो ऐसी सोच आती भी नहीं है। और भारत के मूवी मेकर्स को ऐसी जो सोच आती है वो इस वजह से क्योंकि एक कलेक्टिवली पूरी जो वहाँ पर आवाम बसती है, जो वहाँ पर गवर्नमेंट है, जो वहाँ की आर्मी है, उन सब की सोच मेरा ख्याल है ये होगी। और वो ख़ुद ऐसे जो है स्ट्रेटजाइज करते होंगे दूसरे मुल्क के अगेंस्ट, तो उनको मिलता होगा कि ठीक है हम यही स्टोरीज जो है लेकर पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करके जो है ना वो दिखा देते हैं। और मज़े की बात यह है कि जितनी भी जंगें हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में ही जीती जाती हैं। एग्जैक्टली। अब मेरा भी यही यहाँ ये सवाल है कि आप लोगों को लगता है कि सिर्फ मूवीज़ में जो होता है वो एक्चुअल में भी होता होगा, जैसे वहाँ मूवीज़ में उनके पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया जाता है? क्या हम भी ये मान कि सास बहू के जो उनके ड्रामे होते हैं जो स्टार प्लस में 3-3 बार एक जुमला कहने के लिए 3-3 बार मुंह जो है वो आगे किया जाता है, ऐसे ओरिजिनल लाइफ में नहीं होता, राइट? सो एग्जैक्टली वैसा ही जो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा भी नहीं होता। बट पता नहीं कि वो क्या बताना चाहते हैं बार बार ऐसी चीज़ें दोहरा कर। और अब तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने से आप जो है वो नैरेटिव जनरेट नहीं कर सकते। उनसे हम ये अपील करते हैं कि इस दफ़ा बीजेपी को जो है वो वोट ना दें ताकि बीजेपी अपने आप पे तरस खाएं। या एग्जैक्टली, मुझे थोड़े बहुत जो है ना वो काबिल लगते हैं राहुल गांधी। और अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है तो शायद
हालात बेहतर हो सकें और इस किस्म की झूठे प्रोपेगेंडास जो है ना वो कम हो सकें, क्योंकि पिछले काफ़ी दौर से जो है वो नरेंद्र मोदी बीजेपी काबिज़ है और उनकी जो हरकतें हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज व्हेन द गवर्नर ऑफ गुजरात, गवर्नर ही थे या पता नहीं उधर की कौन सी पोस्ट होती है, वज़ीर आला गुजरात की मेरा ख्याल है वो थे। नजम इस वक्त ना अगर हम देखें आलमी सतह पे सफारती आइसोलेशन जो जिसका सामना है भारत को, वो भी उनको भी समझ आ रही है वहाँ के लोगों को कि हमारी जो स्ट्रेटजीज़ है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हीं की वजह से जो है वो भारत बहुत पीछे धकेला जा चुका है। और अगर अभी भी आप लोग खुद पे तरस नहीं खाएंगे, खुद वो कहते नहीं अगर आप खुद कुछ नहीं करते तो आपका अल्लाह भी आपका साथ नहीं देता। सो वही बात होती है कि आपको एटलीस्ट हिम्मत मर्दा मदद खुदा मिलती है। ऐसे नहीं होता कि आप चुप करके बैठे रहें, चुप साध के बैठे रहें और आपको लगे कि सब ठीक हो जाए। सो आवाज़ तो खुद उठानी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो ये जिक्र करते हैं स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया पाकिस्तानी फ्री लाइसेंसर्स जो हैं, ठीक है, फ्रीलांसर्स जो हैं उनके लिए आलमी फ्रीलांसिंग मार्केट में अपनी शराकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मौजूदा साल की तीसरी सहमाही के अख्ताम तक मुल्क में 850 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला लाने में कामयाब रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कंप्यूटर और IT सर्विसेज से वाबस्ता फ्रीलांसर्स ने माली साल 2025-26 की तीसरी सहमाही में 856 मिलियन डॉलर कमाए। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में ये रकम 567 मिलियन डॉलर थी। इस तरह तकरीबन 50% जो है वो इजाफा देखने में इसमें आया है। व्हाट द गुड थिंग इज़ के पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपनी मार्केट में जगह बना रहे हैं थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी जो IT की सर्विसेज हैं वो फराहम कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो UK के अंदर और अमेरिका के अंदर सेट हैं जिनके बैक एंड ऑफिस पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं और पाकिस्तान में रोज़गार भी जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, जिसके लिए हम लोग हमेशा जो है वो कोशिश करते रहते हैं और हमेशा इसमें हम लोग जो है वो कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स बढ़ने चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए, बिजनेस पर्सनालिटीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें जॉब सीकर्स होने चाहिए, लेकिन जॉब सीकिंग के लिए भी आपको बिजनेस पहले खड़े करने पड़ेंगे। हमें मोर एंड मोर जो है ना वो बिजनेस पर्सनालिटीज़ और एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है एंड वी विल होप कि अगले साल इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो ये रिपोर्ट स्टेट बैंक की तरफ से पेश की जाएगी और जिसमें मज़ीद फ्रीलांसर्स का इजाफा होगा। और इसमें इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि हर माह यहाँ पर जितनी बिजली जाती है, जितनी कम सहूलियात हैं, उतना ही इस आमदन में जो है वो इजाफा हुआ है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर सपोज़ हम इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो सोचें कि कितनी आमदन आ सकती है और वाकई में इस चीज़ पे हुकूमत को सोचने की ज़रूरत भी है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं लाहौर समेत पंजाब में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। और मुझे कल नहीं 2 दिन पहले हो गए हैं कि इतनी गर्मी लगती है कि शाम के टाइम बस ऐसे लगता है कि AC चला लो। हालांकि मैं इसलिए अभी नहीं चलाना चाह रही कि अगर अभी से ही मैं आदत डालनी शुरू कर दूंगी तो फिर तो बिल्कुल ही गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2 दिन से इस्लामाबाद में इतनी गर्मी है तो लाहौर तो वैसे ही जो है वो गर्म इलाका है। और फिर अगर आप चले जाए साउदर्न पंजाब की तरफ, ठीक है, और सिंध अंदरून की तरफ, वहाँ पर तो सही गर्मी होगी इस वक्त। ट्रू। और फिर पता है ना नजम, मैं एक ही बार कराची गई हूँ और मैं गई थी अक्टूबर के महीने में, मुझे लगा कि शायद मौसम अच्छा होगा, राइट। अक्टूबर का एंड था, नवंबर का स्टार्ट था और यकीन माने मतलब नवंबर में भी वहाँ इतनी गर्मी थी तो सोचेंगे मतलब मई जून जुलाई में वहाँ क्या होता होगा। लेकिन उधर हब्स वाला मौसम नहीं होता, हब्स वाला नहीं होता, वहाँ सिर्फ और शाम के वक्त जो हवा चलती है उसकी वजह से हब्स बिल्कुल खत्म हो जाती है और अगस्त सितंबर का मौसम बहुत अच्छा होता है। लाहौर में तो ऐसी तपती हुई गर्मी होती है कि इंसान अगर वाकई में सुबह जाए तो ऐसे लगता है कि दोपहर तक उसका अंडा ऑमलेट बन चुका होता है। हाँ, सो खैर बताया गया है कि ख्याल रखने की ज़रूरत है, एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। गर्मी से की शिद्दत को कम करने के लिए एक तो छतरी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और वैसे भी आपको सन ब्लॉक भी लगा के बाहर जाना चाहिए क्योंकि स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है और इतनी ज़्यादा UV से जब वो एक्सपोज हो तो स्किन ख़राब होने की वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, खदशात भी ज़्यादा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगली हमारे पास खबर है, इटली में गाय की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन, पैराग्लाइडर को बचा दिया गया। अब वो गाय की मौजूदगी में कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं जी।
फायर हुकाम के मुताबिक जुमेरात को एवरिया और टोरेन से 2 टीमें एक पैराग्लाइडर को रेस्क्यू करने के लिए रवाना हुई जो वेकोना नोविस की जानिब उतरते हुए ज़मीन से तकरीबन 26 फुट ऊपर दरख्त में फंस गया था। फायर फाइटर्स ने एक सीढ़ी इस्तेमाल की जिसे दोनों तरफ रस्सियां बांधकर मजबूत किया गया ताकि आदमी तक पहुंचा जा सके और खुशकिस्मती से वो बगैर किसी चोट के खुद सीढ़ी तक आ गया। और फायर फाइटर्स ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें हम देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक गाय मामले का जायजा ले रही है। वो स्टार्ट से लेकर एंड तक वहीं पे खड़ी रही है और उनके गले में जो घंटी थी वो बराबर बजती भी रही है। सो वो अपनी जेर निगरानी जो है ये सारी रेस्क्यू ऑपरेशन करवाना चाह रही थी। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं, पीएसएल का जिक्र करते हैं। पीएसएल पाकिस्तान में जारी हो रही है, मेहमान नवाजी शानदार है, बस तमाशाइयों की कमी जो है वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा कहा गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ की तरफ से। और स्टीव स्मिथ पहले भी पाकिस्तान आगे खेलते हैं और पीएसएल की 11वें एडिशन में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि शायकीन टीवी पर मैचेस देखकर लुत्फ अंदोज तो हो रहे होंगे बट वी आर मिसिंग दैम, और हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि क्राउड हो, बाकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा बाकी मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 में पहुंचने की कोशिश करेंगे। जबकि T20 फॉर्मेट में ओपनिंग के किरदार पर बात करते हुए स्टीव स्मिथ ने कहा कि ये पोजीशन उनके खेल के अंदाज के मुताबिक है क्योंकि इसमें पावर प्ले के दौरान जो है वो आपको मौका मिल जाता है कि आप अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकें। उन्होंने कहा कि पीएसएल एक मजबूत और बासलाहियत लीग है जिसमें हर टीम में मेयारी खिलाड़ी जो है वो मौजूद हैं और मुकाबला इंतहाई सख्त जो है वो नज़र आता है। मुल्तान सुल्तान्स के नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने दिलचस्प अंदाज में कहा कि खुद नौजवानों से सीख रहा हूँ और वो मुझे सब कुछ जो है वो सिखा रहे हैं। पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, सब चाहते हैं कि हम लोग जाकर मैचेस देखें बट ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर क्राइसिस हम लोग जा नहीं सकते। वी वर होपिंग दैट कि लास्ट के कुछ मैचेस लाइव देखे जाएंगे और अभी भी ये उम्मीद तो है कि अगर जंग ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, तो बर्दाश्त करके लेकिन शायकीन के लिए खोली जाएगी स्टेडियम की जो है वो दरवाजे। अभी तक तो ताहाल सूरत हाल ये है कि सबको इंतजार है। लेकिन जाहिर है उन्होंने पीएसएल के डिफरेंट बाकी उसमें एडिशंस में भी आए हुए हैं और उन्होंने शायकीन का जो जोश व खरोश होता है वो उससे हमेशा महसूस हुए हैं। सो इस बार उनको कमी भी महसूस हो रही है और हमें भी इवन वो कमी महसूस हो रही है क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेट का जो जुनून एक होता है ना वो तमाशाइयों से ही उभर कर सामने आता है। सो इस बार जो तमाशाइयों की कमी है वो अब ज़ाहिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी फील हो रही है। अब अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर हों तो हम भी स्टेडियम्स का रुख कर सकें। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम का रुख करने से ही जुड़ी हुई हमारी अगली खबर है पीसीबी का सऊदी अरब में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने का फैसला। पीसीबी सऊदी अरब में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करेगा और मुस्तकबिल में जद्दा पीएसएल मैचेस की मेज़बानी भी कर सकेगा। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जा चुकी है, अलबत्ता अभी मज़ीद मामलात पर गौर और हतमी मुआहदा करना बाकी है। वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों समेत एशियाई नजात अफराद खेल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी हुकूमत भी अपने मुल्क में स्पोर्ट्स सरगर्मियों की भरपूर हौसला अफजाई कर रही हैं और इसीलिए पाकिस्तान और उनका मजमूई तौर पर ये फैसला सामने आया है। अभी मुआहदे पर दस्तखत तो हो चुके हैं लेकिन कहाँ बनता है और क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं इसके बारे में अभी ताहाल कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन होप सो कि ये होगा। सो फिर पीएसएल जो है उसकी मेज़बानी सऊदी अरब में भी होगी विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी अरब में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुकीम है और उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वहाँ कोई ऐसी मैचेस हों जहाँ वो जा सकें। सो इट इज़ अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि और इस पर बड़ा मैं हैरान भी हुआ कि इतना ज़्यादा क्यों ऐसी चीज़ें जो है ना वो पॉपुलैरिटी गेन कर लेती हैं। एक एक्ट्रेस हैं एन हैथवे, ठीक है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंशाल्लाह कह दिया और उसके बाद से इंटरनेट जो है वो पागल हुआ है, ठीक है। सो हमने बोला ये आपके साथ जो है वो खबर शेयर की जाए। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा है एन हैथवे, उन्होंने एक दिलचस्प लम्हे के बाद सोशल मीडिया के तवज्जो का मरकज़ बनी है जब उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान इंशाल्लाह जो है उसका लफ्ज़ यूज़ किया है। आई डोंट नो, हम मुसलमान के इतने खुश हो रहे हैं कि वो मुसलमान हो गई हैं, ये किस वजह से इतनी खुशी क्यों है इस बात की? नहीं, सिर्फ इसमें वैसे मुसलमानों का रिएक्शन नहीं आया, पूरी दुनिया का ये एक मिलता जुलता रिएक्शन आया है। कुछ लोगों का कहना है कि वाई, इससे पहले रोनाल्डो ने भी आपको पता है इंशाल्लाह कहा था। नहीं, रोनाल्डो तो चलो एक समझ में आती है कि वो इस्लामिक सिस्टम में रह रहा है, उसको चीजें आई थिंक एक प्रोसेस होगा, सीख रहा होगा वो।
एक और का भी अभी मेरे जहन में वो आ नहीं रहे, बट एक और ने भी इंशाल्लाह का जिक्र जो है वो किया था। सो इट्स लाइक कि वो जो हम जिसको बिलीव समझते हैं उस पे लोग जो है अब वो सिर्फ एक ज़ुबानी कलामी एक वर्ड बनता जा रहा है लोगों के लिए, इट इज़ आवर बिलीव्स। तो ये इन्होंने कहा कि इसलिए कि जी वो एक लंबी दराज ज़िंदगी गुजारना चाहती है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहती है, खूबसूरत रहना चाहती हैं और इंशाल्लाह वो जो है एक लंबी ज़िंदगी गुजारेंगी, इनका ये कहना था। सो इट्स नॉट सो बैड, बट द पॉइंट इज़ कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना या फिर इसकी वजह से जो है वो मीम्स बनाना, अटेंशन सीख करना, आई थिंक ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है। अगली खबर भी एन हैथवे से रिलेटेड ही है, जिनको पीपल्स मैगजीन ने 2026 की सबसे खूबसूरत जो है वो अदाकारा करार दिया है। हॉलीवुड की मरूफ अदाकारा हैं और दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टार जो है वो इनको करार दिया गया 2026 की। मैगजीन के जो है वो सर्वे के मुताबिक एन हैथवे की दिलकश तस्वीर शाया की गई, जिसमें वो चांदी की नफीस कढ़ाई वाले बैकलेस जो है वो ऑफ शोल्डर लिबास में नहायत पुरकशिश नज़र आ रही हैं और इस मौके पर अदाकारा ने अपनी फिल्मी सफ़र, यादगार किरदारों और हॉलीवुड में खूबसूरती और अदाकारी के बदलते मयार पर खुलकर गुफ्तगू भी की है। इससे पहले हमने एंजेलिना जोली को जो है खूबसूरत तरीन अदाकारा का लक़ब जो है उसमें देखा है। अब इसके बाद जो है एना हैथवे, और शी इज़ फेमस फॉर इनका जो वो है द डेविल वेयर्स प्राडा, उसका सेकंड सीक्वल भी 20 साल बाद अभी रिलीज़ हुआ था। सो उसके लिए एना हैथवे बहुत फेमस है और अब वो 2026 की सबसे खूबसूरत अदाकारा जो है उसके लिस्ट में भी आ गई है। सो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, अल्लाह करे इसमें हमारे लोग भी जो है वो शामिल हो जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सबसे मौमर तरीन खरगोश की स्टोरी। इससे पहले हमने आपको मोहम्मद तरीन तोते की जोड़े की कभी बताया था। अच्छा। हाँ जी, और आज जो है मोहम्मद तरीन खरगोश है जिन्होंने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो लिखवा लिया है। बरतानवी जोड़े के पालतू खरगोश ने दुनिया के मोहम्मद खरगोश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हर्बी नामी इस खरगोश की उम्र की तस्दीक 10 नवंबर 2025 को की गई। उस वक्त उसकी उम्र 15 बरस 82 दिन थी। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से खरगोश की उम्र की तस्दीक करते हुए हर्बी का दुनिया का सबसे मोमर खरगोश करार दे दिया गया है। ये मैं उस दिन भी यही कह रही थी कि उसमें जो तोते की उम्र थी वो 13 साल थी और इसमें खरगोश की उम्र जो है वो 14 साल है। सो आई थिंक वैसे भी जानवरों की उम्र थोड़ी कम ही होती है। हाँ, जानवरों की उम्र कम ही होती है। हाँ, सो लेकिन एक और चीज़ ये कि मतलब उनको एग्जैक्ट उस खरगोश की डेट ऑफ बर्थ पता है और फिर उन्होंने उसको जो है 14 साल बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम लिखवाया। ये बहुत दिलचस्प बात है कि अपने पेट्स का आपने इतना जो है ख्याल रखना है जैसे आप फैमिली मेम्बर का रखते हैं और उनकी बर्थडेज आपको याद होती है। सो जो पेट्स होते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी का उसी तरह हिस्सा है, आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं। एग्जैक्टली जी। और अच्छा नजम, मुझे वैसे एक और चीज़ भी डिस्कस करनी थी। हम सेकंड सेगमेंट में वैसे भी ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो कशीदगी है उस पर बात करेंगे, बट उसकी वजह से जो पीस टॉक्स पिछले एक हफ्ते से सेकंड मरहला उसका एक्सपेक्टेड था इस्लामाबाद में। और क्योंकि कल से मैं ना बहुत ज़्यादा एक मिलता जुलता तासुर देख रही हूँ लोगों का कि पूरे एक हफ्ते से इस्लामाबाद की आधी से ज़्यादा सड़कें बंद थी, अब वो दोबारा खोल दी गई है। बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इनफैक्ट मैं कल देख रही थी अटक की जो क्रूड रिफाइनरी वो है वो बंद कर दी गई है इस वजह से, क्योंकि उनके ट्रक्स नहीं जा पा रहे थे, उन तक भी पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा था, वो आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे। सो उसकी वजह से उनको बंद करनी पड़ गई। और दूसरी चीज़ कितना बिजनेस का नुकसान हो रहा है हमारा। हाँ, मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर आप हाईवे के ऊपर निकलें तो वहाँ पर बेचारे जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, जो पंजाब पुलिस के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, सारा दिन वो धूप में खड़े हुए हैं सुबह से लेके शाम तक। और या तो किसी प्रोटोकॉल ने गुजरना हो फिर तो समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने विद इन द सिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद कर दी है, ठीक है, मेट्रो बस, और आपने जो बाहर से आने वाली ट्रैफिक है, जाने वाली ट्रैफिक है, वो भी बंद कर दी है। आई डोंट नो ये कैसे सिलसिला जो है ना वो होता है, और फिर इससे जो है ना वो शहरी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। हमारे यहाँ PSL हो जिस शहर में वो शहर जाम हो जाता है, ठीक है, और जहाँ पर अब ये पीस टॉक्स हो रहे हैं
हम खुद ये चाहते हैं कि पीस टॉक पाकिस्तान में हों, कामयाब हों, लेकिन वो जो 2-3 दिन का सिलसिला होता है उस वक्त सिक्योरिटी टाइटन अप की जाए, उस वक्त सारे रोड्स को ब्लॉक किया जाए, छुट्टी दे दें, ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए सिर्फ। आपने 10 दिन का कर दिया है, वो उधर दूसरी तरफ वो फैसला नहीं कर पा रहे ईरान वाले कि हम आएंगे नहीं आएंगे, अमेरिका वाले आ नहीं रहे, और हमने यहाँ पर जो है वो पक्का बंद करके रख दिया। बेसिकली हाँ, इससे जो हमारा लॉस हो रहा है उससे हमारी ही इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों की वाकई में बिजनेसेस चलते ही डेली के ट्रांसपोर्ट पे है। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, हम रास्ते बंद करेंगे, तो ज़िंदगी तो मफलूज ही हो जाएगी, और ज़िंदगी मफलूज होगी तो कारवान ज़िंदगी भी रुक जाएगा। सो एटलीस्ट आवाम का शुक्रगुजार भी हुए कि आवाम कोऑपरेट कर रही है, हुकूमत पे हमें पूरा भरोसा है, हुकूमत के साथ ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके मद में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बहुत सारी देखिए अब डिफरेंसेस तो होती है, इवन घर में भी आप रहते हैं तो आप लोगों के बहन भाइयों के बीच में भी अपने अपने इख्तिलाफात भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है बहुत सी चीज़ों पे। बहुत सी चीज़ों पे वो हमें करेक्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ों पे हमारी जो राय होती है उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो हमारी ये राय है कि मेरे ख्याल से एटलीस्ट आवाम का शुक्रिया भी अदा करें और आवाम को भी अप्रिशिएट करें, जैसे आवाम हमेशा हुकूमत को करती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो बाखुदा अपने आप को खुद से जो है वो अप्रिशिएट करें, और ये समझें कि पीस टॉक में आपका भी जो है वो हिस्सा यही है कि जो आपको ख्वारी उठानी पड़ रही है वही आपकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड पीस। और इस वक्त सिचुएशन ऐसी ही है कि हर किसी का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को सब जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वी आर होपफुल कल जुम्मे का दिन है, इसी पे बहस करेंगे, लेकिन अभी छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि आखिर जुम्मे का दिन जो बताया गया है उस पे क्या होगा। एग्जैक्टली, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ईरान अमेरिका की वॉर के हवाले से, और पाकिस्तान मीडिएशन जो कह रहा है दूसरे दौर में पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस ही नहीं बदलते हुए सामना, बल्कि इलाकाई तनाज़ात को भी जो है उसका भी सामना है, और ख़ास तौर पर मशरक़ी वस्ता की जो इस वक्त की सूरत हाल है। अब ये डायलॉग्स किस तरफ जो है वो रुख इख्तियार करेंगे, इसकी जानिब हम लोगों ने देखना है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर रिजवाना करीम अब्बासी साहिबा, IR एक्सपर्ट, थ्रू वीडियो लिंक के हमें वो ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहिबा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक नया दिन दे दिया गया है कल का, जुमे के रोज़ का, आपको लगता है इस दफ़ा कुछ मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है कि जो सीज़ फायर अनाउंस हुआ है अभी उसकी एक्सटेंशन वो किसी भी डेडलाइन के बगैर अनाउंस हुई है, और उम्मीद है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है जिसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। आई एम श्योर कि जो दूसरे रियासतें होंगी जिनका ये ख्वाहिश है, जो कि गल्फ स्टेट्स होंगी, वो भी इन्वॉल्व होंगी। तो मुझे उम्मीद है, मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि ये रास्ता बातचीत की तरफ जाएगा और आगे कोई सेकंड जो राउंड है वो होगा और उसमें कोई मुस्बत नताइज आएंगे। लेकिन कल हमने वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब की देखी, जो उनकी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरानी डेलीगेशन ने अभी तक कोई कंफर्मेशन और इवन डिक्लाइन भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि वो अगली कौन सी डेट को आना चाह रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि US प्रेसिडेंट की तरफ से हमने बरमला देखा कि वो फ्राइडे को आने के लिए तैयार हैं, और इससे पहले भी हमने ये देखा कि JD Vance इवन अपने बैग्स पैक कर चुके थे और रनवे पे वेट करते रह गए, लेकिन जो है ईरानियन की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। सो इस बार क्या हमें क्यों लग रहा है कि अभी तक इवन हमारे पास कंफर्मेशन भी नहीं आई है, बट स्टिल वी आर होपफुल, और होपफुल तो खैर हम तब से हैं जब से जंग छिड़ी हुई है। तो क्या लगता है आपको कि बगैर कंफर्मेशन के फिर भी हम होपफुल रहें कि फ्राइडे को मुज़ाकरात हो जाएंगे? जी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दोनों जो रियासतें हैं वो किसी भी लेवल के ऊपर आगे जंगी कशीदगी को लेकर के नहीं जाना चाहती। उनको पता है कि ना सिर्फ
ख़ास तौर पर ईरान को भी पता है कि इंटरनली उनके जो माशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो अमेरिका है उसको भी ना सिर्फ उसकी डोमेस्टिक पब्लिक की तरफ से बट ऑल्सो जो उनके इंटरनेशनल अलायंस सिस्टम है या ग्लोबल जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसके बैकड्रॉप में उनको बैनुल अक़वामी सतह पर भी प्रेशर आ रहा है। तीसरे लेवल के ऊपर ऑफकोर्स जो इस खित्ते की या इस खित्ते से बियॉन्ड जैसे कि गल्फ है या साउथ एशियन कंट्रीज हैं, सब मिलजुल के इंक्लूडिंग चाइना एक प्रेशर पॉइंट तो लेकर के आ रहे हैं अमेरिका के लिए कि जी आप बातचीत के रास्ते के ऊपर चलें। अब मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है कि देखें, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले जो हमारे 3-4 दिन पहले CDF साहब का विजिट हुआ, उसके बाद एक बहुत खुशाइन खबर ये आई कि जी जो लेबनान सीज फायर अनाउंस हो गया। एकदम से हमने देखा रेसिप्रोकेट किया उसको ईरान ने, और ईरान ने कहा कि जी हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया है तमाम किस्म की शिपिंग लाइन्स के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर फिर क्यों जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो नेवल ब्लॉकेड लेकर के आगे। जो मेन मेरा ख्याल है ट्रिगर है, मेजर ट्रिगर इस वक्त वो है US का नेवल ब्लॉकेड या जो नाकाबंदी उन्होंने ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर की है वो है, उसको अगर वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं और दोनों मेरा ख्याल है इस वक्त एक दूसरे को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली कोर्स भी कर रहे हैं। इसलिए कोर्स कर रहे हैं ताकि हम नेगोशिएशन टेबल के ऊपर एक दूसरे से ज़्यादा कंसेशंस डिमांड जो है वो कर सकें। सो मेरा ख्याल है कि आगे जो रास्ता जो है बातचीत की तरफ ये जाएंगे उसमें ये है कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है, इसमें पाकिस्तान का बहुत नुमायां किरदार रहा है, बट पाकिस्तान को आगे भी अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं मल्टीपल अदर प्लेयर्स को बीच में लाना, इसको बायलैटरली मीडिएशन के रोल को मल्टीलेटरल में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें दूसरे एक्टर्स को भी और बड़े एक्टर्स को भी, जो बड़ी ताकतें हैं उसमें EU हो सकता है, उसमें चाइना हो सकता है, गल्फ के जो लीड किरदार प्ले करने वाली रियासतें हैं उनको भी बीच में लाएं ताकि अमेरिका को भी कन्विंस किया जाए और ईरान को भी मोबिलाइज किया जाए। देखिए ईरान को भी ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा इस वक्त उनको भी अपने आप को रिलैक्स करना होगा, फ्लेक्सिबल करना होगा। पाकिस्तान की भी ईरान को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया एज अ मीडिएटर, बट पाकिस्तान की बहुत सारी कंपल्शंस हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी की बहुत ही टाइट रोप को एस्केलेट कर रहा है और चढ़ रहा है, तो उस टाइट रोप के अंदर पाकिस्तान के लिए अपनी बहुत सारी मजबूरियां होंगी। पाकिस्तान एक हद तक कंप्रोमाइजेस कर सकता है, एक हद तक बैलेंसिंग किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है, पाकिस्तान एक मिडल पावर है ऑफ दिस रीजन, और पाकिस्तान इस वक्त जो आउटकम्स है इस कॉन्फ्लिक्ट या मीडिएशन की उसको डिटरमिन नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ कन्विंस कर सकता है, पाकिस्तान आउटकम्स को नहीं डिटरमिन कर सकता। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये पहले भी बात बिल्कुल हुई इस हवाले से कि जो ब्लॉकेट बनाया गया है अमेरिका की जानिब से, उसको हमारी तरफ से भी कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अमन की राह में इस वक्त ये चीज़ जो है ना वो रुकावट आ रही है, और ईरान की जानिब से भी जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि बमबारी भी हमारे लिए, ये जो ब्लॉकेड है ये भी ऐसा ही है जैसे हमारे ऊपर जो है ना वो बमबारी की जा रही हो। तो एट दी एंड अब ये तो सिर्फ और सिर्फ बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मसले पे रुकी हुई है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मसले पर जो है वो अपनी राय, और अमेरिका का ये जो ब्लॉकेड है इसकी वजह से ये मसला बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि कल तक जो एक दिन का ही टाइम जो है वो रह गया, इसमें पेशरफ्त में अमेरिका पीछे हटेगा या ईरान जो है वो आगे बढ़कर जो है वो डायलॉग्स की तरफ आएगा? देखिए मेरा ख्याल है दोनों को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के ऊपर दोनों को अपने आप को जो है ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना होगा। सबसे पहले तो अमेरिका नेवल ब्लॉकेट को उठाए। मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में ये बात की कि नेवल ब्लॉकेट की जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन होने की बात ईरान की खबर ये गई प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो इस बातचीत के दोरैनिया को आगे लेकर के जाना चाह रहे थे। उनके एडवाइजर्स उन्होंने इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उनको एडवाइस किया कि देखिए अगर हम ये नेवल ब्लॉकेट कर लेते हैं और ईरान को स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली हम स्ट्रैंगुलेट करके उसको प्रेशराइज कर सकते हैं कि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस मांग सकते हैं। अब बात ये पैदा होती है कि उस तरफ ईरान की तरफ भी देखें, वो कहते हैं कि जी हमारा भी इस वक्त सर्वाइवल का मसला है। वो कहते हैं कि ठीक है हम अगर आगे चलते हैं, उनकी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं कि जी हम अगर आगे जाते हैं तो हमें भी, उनको भी देखें इस वक्त जो है ना अपना फेस सेविंग चाहिए, और उनको भी ये है कि कौन गारंटर बनेगा, कौन ये गारंटी देगा कि ये दोबारा
कल जो है वॉर री इनिशिएट नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ये कंट्रोल यानी कि यूएस नहीं गेन करेगा और वो एक ओपन गेट भी होगा फॉर ऑल। इवन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर दोनों के साथ एक मायदा तय इस तरह से हो कि कोई भी टोल न ले, किसी का भी कंट्रोल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ना आए। और तीसरी जो बात है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसमें जब तक हम थर्ड पार्टी एक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स और यूएन लेड बॉडीज को नहीं लाएंगे, बायलैटरली बात नहीं मुझे बनती हुई नजर आ रही। इसमें कल की एक स्टेटमेंट है जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो हेड हैं मिस्टर ग्रोसी, उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जी बायलैटरली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या कंट्री टू कंट्री यूएस और ईरान बेशक कर लें ये मायदा तय नहीं पाएगा। अगर होएगा भी तो ये जो है ना एट द एंड ऑफ द डे एक यूनरी रोल होगा उनका। और इसमें जो यूएन लेड बॉडीज हैं और हमारा यानी कि IAEA का एक किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि वो हैं जो कि इस मायदे की सारी गवर्नेंस, जितना भी न्यूक्लियर इनरिच मटेरियल जो होता है या इनरिच यूरेनियम जो होता है उसका जो सेफ गार्ड उसको वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमारे इंस्टीट्यूशन को भी बीच में पार्टिसिपेटरी एक्टर होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ये मुनासिब और खुशाइन बात है। बातचीत ये है कि यहाँ पर अब दोनों के लिए आपने जैसे कहा कि ये आगे जाएंगे, दोनों जाना चाहते हैं, दोनों जाएंगे और दोनों को इनको नेवल ब्लॉकेट खोलना चाहिए। और ईरान को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक हद तक रोल प्ले कर सकता है, उसके बाद पाकिस्तान का अपना जो है ना प्रेशर पॉइंट से वो पीछे हट जाएगा। तीसरी बात ये है कि वो उनकी अवाम इस वक्त जी डॉक्टर साहिबा, आपने जो बात की है इस वक्त के गारंटी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए ईरान को। अगर वो अश्योरेंस आपने जिस तरीके से जिक्र किया इंटरनेशनल एजेंसी का, अगर वो दे देती है, आप अब इसमें यूएन दे देता है, आपको लगता है कि कल को अगर अमेरिका की जानिब से कोई कदम उठाया जाएगा तो वो उसके लिए ये रुकावट होगी कि ये एजेंसी या ये यूनाइटेड नेशन उनको रोक सके? ऑल्दो यूएन तो कश्मीर के ऊपर भी कुछ और कहता है, लेकिन हो तो कुछ और रहा है। तो कोई फ़र्क पड़ेगा ये एश्योरेंस अगर किसी की भी तरफ से जो है वो दिलवाई जाए? देखें, बात दरअसल ये है कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है और इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो मल्टीलेटरल सिस्टम है। सो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप एज एन इंडिविजुअल, एज ए लीडर ऑफ स्टेट एंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जितने भी कदम उठाए हैं, वो कदम आप वेनेजुएला को लेकर के देख लें, वो कदम आप जो है उनके ईरान के हवाले से देख लें या किसी और सत्ता पर देख लें, वो इंडिविजुअली उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं क्योंकि अमेरिका उस मल्टीलेटरल सिस्टम के अंदर एक मेन प्लेयर है। तो उन्होंने डेंट किया है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल सिस्टम को भी। तो अब बात यह है कि कोई ना कोई तो उठ खड़ा होगा जो कि अप होल्ड करेगा इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल वैल्यूज को और इंटरनेशनल सिस्टम को। और इस वक्त मैं ये समझती हूँ, जहां पर आपने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम के जब JCPOA अंडर प्रेसिडेंट ओबामा तय पाया ईरान के साथ, तो वो एक मल्टीलेटरल सिस्टम ने उसको इंडोर्स किया था। उसमें मल्टीपल एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स जो थे, उसमें EU था, उसमें US था, उसमें UN लेड बॉडीज के अंदर से बहुत सारी इंडोर्समेंट्स और लेजिटिमेशन और सपोर्ट सिस्टम आया था, जिसकी वजह से वो जाके मटेरियलाइज हुआ। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए, वो हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने आके उसको एब्रोगेट कर दिया और डिसरप्ट कर दिया। अब जब वो डिसरप्ट हुआ तो उसके बाद आप देखें हालात कहां पर गए। हालात ये जब आप एक ताकत या एक ताकत के इंडिविजुअल्स जब इस तरह की तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर आप देखें कि दुनिया एक एनार्की का शिकार होगी, एक क्योस बनेगा और दुनिया में वो होगा जो अभी हो रहा है और इससे वर्स होगा। तो इसलिए जब तमाम जो है सेंसिबल कंट्रीज के लीडरान उठ खड़े होंगे और वो ये बातचीत करें कि देखें जी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा। कल अगर ये प्रेसिडेंट ओबामा चले जाते हैं, कोई और बीच में प्ले इन करके उसको तोड़ फोड़ देगा, ठीक है जी, इजराइल को कौन रेगुलेट करेगा? उसके जो है पॉलिटिकल जो पूरे एक्सपेंशनिज्म के हेजेमोनिस्टिक डिजाइन्स है रीजन के अंदर, उनको कौन रेगुलेट और कंट्रोल करेगा? तो मेरा ख्याल है एक ही पेडेस्टल है, दैट इज रूल बेस्ड इंटरनेशनल मल्टीलेटरल सिस्टम। और उसके अंदर ठीक है इदारों को अभी डेंट पड़ा है, इदारों को बाईपास किया गया है, लेकिन हम सब ताकतों को मिल करके प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को यह बताने की जरूरत है, ये नैरेटिव बिल्ड होने की जरूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस होने चाहिए, इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए कि देखें जी इससे आपकी साख को नुकसान पहुंचा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इससे आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, आप उनका नुकसान नहीं बल्कि उनका फायदा कर रहे हैं। Therefore, the significant point at this stage is कि ठीक है आप ईरान के साथ बायलैटरल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सनालिटीज टू पर्सनालिटीज नॉन साइन करें ये अकॉर्ड, आप इसमें इंटरनेशनल मल्टीलेटरल सिस्टम को लेके आए और डिफरेंट अदर इंटरनेशनल राइजिंग स्टेक होल्डर्स को लेकर के आए, तब ये अकॉर्ड सस्टेन करेगा और इसकी कोई वैल्यू होगी।
आपने मल्टीलेटरल की बात की, ऐसा भी तासुर पाया जा रहा है कि शायद यूएस की तरफ से कुछ वेन्यूज़ और भी बताए गए थे, जैसे जिनेवा का भी उसमें जिक्र है कि 4 वेन्यूज़ की लिस्ट आई थी कि हम पाकिस्तान के बजाय इन वेन्यूज़ पे इत्तेफाक कर लेते हैं, लेकिन ईरान किसी और वेन्यू पे इत्तेफाक करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए ही फैसला कर रहा है। दूसरी चीज़ इसके बारे में बताइएगा। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की, सो कहीं कहीं ये आवाज़ें भी उठ रही हैं, ये क्या सराहियाँ भी हैं कि शायद ईरान के साथ जो रशिया और चाइना है वो इंटरलिंक्ड है, उनकी आपस में बातचीत चल रही है और उन्हीं के कहने पर उनके साथ मतलब मिलजुल कर ये जो भी स्टांस लेते हैं वो उनके साथ तय पाता है। इस बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? पहली बात तो ये है कि देखें, वैसे तो वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है, जिनेवा हो सकता है, कोई भी और वेन्यू हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो वेन्यूज हैं जिनकी बात कर रही हूँ वो मल्टीलेटरल सिस्टम्स हैं, यूएन लेड एजेंसीज हैं और यूएन फोरम्स हैं जहाँ पर रेजोल्यूशंस पास होते हैं, जहाँ पर म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ड होते हैं, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन अदरवाइज तो वेन्यू पाकिस्तान इसलिए सूटेबल है, एक तो पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन बैलेंसिंग किरदार के अंदर इस वक्त अपना जो है ना रोल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल उसके ईरान के साथ एक डीप रूटेड हमारे हिस्टोरिक, कल्चरल, जियोग्राफिकल लिंकेजेस हैं। दूसरी बात यह कि हमारा अमेरिका के साथ एक बहुत इंड्योरिंग इस लेवल का ट्रस्ट जो है ना बिल्ड हो चुका हुआ है। तीसरी बात यह है कि हम तमाम गल्फ कंट्रीज के साथ भी अपने इंजॉय करते हैं अच्छे ताल्लुकात को। इन सब के पेश नज़र तो इस सूरत में पाकिस्तान एक बेहतरीन वेन्यू बनता है बातचीत का और डिस्कशन का। लेकिन मैं एक अकॉर्ड की, इंड्योरिंग अकॉर्ड की फाइनलाइजेशन की, उसकी साइनिंग की और उसको मटेरियलाइज होना और उसको इम्प्लीमेंट होना, उसकी बातचीत का जो आगे लंबा रास्ता होगा और उस रास्ते की बात कर रही हूँ। अब जहाँ तक बात है इस कन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना और रशिया के किरदार की, देखें पहली बात तो यह है कि चाइना एक ऐसा प्लेयर है। कल परसों भी अगर आपने देखा होगा जो इल्ज़ामात लगाए गए अमेरिका ने कि उनकी कोई वसल वगैरह पकड़ी गई है जो कि ईरान के लिए अपने गिफ्ट शिफ्ट लेके जा रही थी, उनकी बड़ी मुख्तसर सी और चीदा चीदा बातचीत करते हैं और वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम एक ऐसी रियासत हैं जिसने हमेशा जो बैनुल-अक़वामी आपका जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ की और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हमने फुलफिल किया है और हमने किसी भी किस्म के इंटरनेशनल रूल्स से बियॉन्ड जाके कोई कदम नहीं उठाया, ना हमने जंगें इम्पोज की हैं। लिहाजा आप जरा कोशिश करें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी को खोलें ताकि सारी जो कंट्रीज की गुजरगाहें हैं उनको रास्ता मिले। और डायरेक्टली वो किसी भी किस्म की चाइना जंग में इन्वॉल्व नहीं होता और ना वो जंग की छेड़ने की बातचीत करता है। हाँ, मज़ाकरात में इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन सरेआम नहीं, खुलेआम नहीं, बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ के आपने जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, आपकी इस पर क्या राय है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर जब आगे डायलॉग्स बढ़ते हैं और ईरान की तरफ से कोई ड्यूटी मांगी जाती है पर वेसल कि वो गुजरे और इतना पे करके गुजरे, ये जायज़ बात होगी क्या? इस बात होगी, क्योंकि इसको देखिए कोई भी इंटरनेशनली जो एक्टर्स हैं या रियासतें हैं वो नहीं मानेंगी इसको, अमेरिका खुद भी नहीं मानेगा और रीजनल ताकतें भी नहीं मानेंगी। तो लिहाजा थोड़ा सा ईरान को रिलैक्स करना होगा, इसमें ना कोई भी प्लेयर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि वो टोल दे। ये एक देखिए पूरी दुनिया की, हमारी तो पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा इन्हिसार है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। हमारी 90% जो है हमारी एनर्जी कॉरिडोर ये वाला है, प्लस तमाम रीजनल कंट्रीज, चाइना है और अमेरिका का खुद तो 2% जो उसकी एनर्जी यहाँ से गुजरती है। उनकी तो बड़ी स्टेक्स नहीं है, हमारी स्टेक्स हैं। तो हमारी स्टेक्स में हम गल्फ कंट्रीज और रीजन जितने कंट्रीज हैं हमें आगे आना पड़ेगा और हमें किरदार अदा करना पड़ेगा। और इसमें ईरान को या किसी और आउटसाइडर और डिस्टेंट एक्टर को कोई भी किसी किस्म का ये प्रोविजन नहीं देनी चाहिए कि यहाँ वो टोल ले या इस गुजरगाह के अंदर कंट्रोल जमाए। लेकिन वो तो इनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बनता भी नहीं था बंद करना ईरान का, लेकिन स्टिल उन्होंने हथियार बना के उसको यूज़ किया और हम देख रहे हैं कि उनके हथियार बना के यूज़ करने से पूरी दुनिया में कितना इंतशार भी फैला है और एक क्योटिक सिचुएशन भी हमें नज़र आ रही है। वैसे इस पर क्या कहेंगे? इंटरनेशनल वाटर और जो टेरिटोरियल वाटर है उस पर भी एक मुद्दा खुला है, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चूँकि इंटरनेशनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर नहीं बनता है, तो ईरान का यहाँ वहाँ पे कब्ज़ा करना ऑलरेडी नाजायज़ है और फिर उसके ऊपर यूएस का वहाँ आना। सो इन दोनों की मटभीड़ में ऑलरेडी जो है पूरी दुनिया नुकसान ही उठा रही है। सो क्या लगता है आपको कि इन दोनों का वहाँ पे काम नहीं बनता था फिर भी आए हैं, अगर दोनों चले जाते हैं वापस अपनी अपनी जगहों पर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा?
जो दोनों का देखिए, है ही नहीं, दोनों उसी पर ही दुनिया का अमन जो है वो जुड़ा हुआ है। जी देखें जी, दोनों जो रियासतें हैं इनके बहुत हिस्टोरिक डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, और आपको पता है मिलिटरीली सिक्योरिटी के अंदर जो इनका न्यूक्लियर वेपन्स का सिलसिला है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। उसमें इनके रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी, जो इनका एक ईरान का रोल है रीजनल सिक्योरिटी के अंदर, वो भी इनका एक किरदार है, और इनके और इजराइल के डिफरेंसेस हैं। ये सारे बायलैटरल लेवल पे डिफरेंसेस एक तरफ हैं। जो दूसरी तरफ जब जंग इम्पोज कर दी गई ईरान के ऊपर, तो ईरान के अंदर पहली तो देखें जस्ट बात यह है कि ईरान के अंदर से तो न्यूक्लियर वेपन्स का मवाद नहीं निकला और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ईरान के पास। दूसरी बात यह है कि ठीक है, ईरान के ऊपर अटैक हो गया तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट यूज किया इन ऑर्डर टू सब्जुकेट ग्लोबल इकोनॉमी, टू रिटेलिएट इन अ सेंस। एसिमेट्रिक लेवल के ऊपर इन्होंने रिटेलिएट किया। एक तो मिलिटरीली जितना वो कर सके थे किया, उसमें नुकसान ये किया कि गल्फ कंट्रीज के अंदर बेसिस जो थी अमेरिका की वो तो टारगेट की, वो तो चले लेजिटिमेट ग्राउंड पे की, और जो उससे बियॉन्ड चले गए उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा ईरानियंस ने नुकसान किया। इन्होंने जाके इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो कि उनकी बेसिस से बियॉन्ड आता था वो तबाह करके वहां की कंट्रीज को फर्दर अपने अगेंस्ट करके उनको एक जो है ना यूएस के साथ एक अलायंस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दिया। जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर आपने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सब्जुगेट तो कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका द मोस्ट द बिगेस्ट कंट्री एंड द सुपर पावर अलोंग विद इट्स ओन अलायंस सिस्टम यहाँ पर आए। उन्होंने ग्रेजुअली सिस्टमैटिकली पिछले 3 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मस का उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब उसमें क्या हुआ, इंटर्न वो वही इकोनॉमिक पेन जो इन्होंने दुनिया को दिया वो अब इनको देना शुरू कर दिया उन्होंने। 90% ईरान की इकोनॉमी इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर डिपेंड करती है, और उस 90% में से इनकी वो तमाम वेसल्स जो गुजर गए हैं वो इस वक्त अमेरिका ने ब्लॉक कर दी है। अब अमेरिका इनको प्रेशराइज कर रहा है कि 1 से लेके 10 या 15 जितने भी हमने पॉइंट्स दिए हैं उनके ऊपर अब आप हमसे अग्री करें। अब उसमें अग्री करने के लिए जरूरी यह है कि बड़ी ताकतें आएं और थोड़ा सा अमेरिका को बताएं कि देखें जी, आप इस तरह से गन पॉइंट के ऊपर उनसे इस तरह के जो डिमांड्स हैं वो मनवा नहीं सकते। थोड़ा सा आप उनको भी फेस सेविंग दें, अपने लिए भी फेस सेविंग लें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नाकाबंदी रहती है और जो जंग है वो री इनिशिएट हो जाती है तो ईरान कितना लॉन्गर टर्म तक सरवाइव कर सकेगा। इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेशन हो गई है, मिलिटरीली कितना उनके पास इन्वेंट्री और स्टॉक है। मैम, कल एक CNN और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान में यूएस का तकरीबन 45% जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो यूज़ हो चुका है, 45% ज़ख़ीरा, ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो हमें क्या लगता है कि अगर सपोज़ खुदा न ख्वास्ता ये दोबारा री इनिशिएट होती है तो अमेरिका हार मारेगा या फिर ईरान जो है वो हथियार डाल देगा। एंड वन मोर थिंग कि ये भी समझा जा रहा है डॉक्टर साहिबा कि चाइना या कोई भी बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो खत्ते का, उसके लिए आसानी हो जाएगी अमेरिका के ऊपर हमला करने की, कि अगर अमेरिका अपने छोटे स्टेक होल्डर्स छोटे जो है वो ममालिक के साथ इसी तरीके से जो है वो जंग लड़ता रहता है और अपना इक्विपमेंट ज़ाया करता रहता है। जी डॉक्टर साहिबा, पहली बात तो ये है कि देखें इस वक्त जो है एक तरफ तो ये खबर है, दूसरी तरफ आप ये भी खबर देखें कि वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत सारा जो स्टॉक पाइल और वेपन सिस्टम अभी साउथ कोरिया के अंदर पड़ा हुआ है, हमने उसको भी मोबिलाइज ही नहीं किया। ठीक है जी, हम उसको भी मोबिलाइज करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखें कि यूके के अंदर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन और उनके साथ दूसरे अदर कंट्रीज हैं, उनकी भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर के वहां पर डिस्कशन चल रही है। क्या पता कल तक EU कंट्रीज मोबिलाइज कर लें जी, ठीक है, अगर हालात और ख़राब और गंभीर हो रहे हैं तो हम भी अपना जो है वेपन सिस्टम मोबिलाइज करें और स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाएं। तो बात यह है कि यहाँ पर और कौन सा कंट्री है जो उनके ऊपर यूनिलैटरली अटैक करेगा। बात यह है कि जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान हाईली बैलेंसिंग रोल के अंदर रहेगा। पाकिस्तान ना किसी किस्म की, एक तो ये है कि मीडिएशन तो कर रहा है, लेकिन मीडिएशन के बाद पाकिस्तान जो है तमाम तरफ एक कोशिश करेगा कि ईरान के साथ भी अपने तल्लुकात को मुनासिब सतह के ऊपर इस्तवार रखे, अमेरिका के साथ भी रखे, सऊदी अरेबिया के साथ भी रखे और गल्फ कंट्रीज के साथ भी रखे। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान एक हद तक अपना रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान कंटिन्यू टू प्ले अ न्यूट्रल रोल। इसके अच्छा बाद मैम, इस जंग के दौरान ये क्या हुआ, पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, UAE के साथ भी कुछ ऐसा भी सिचुएशन है या नहीं है मैम? ये जरा क्लियर कर देंगे। किसका?
मैम यूएई के साथ हमारी क्या इस वक्त कंडीशन चल रही है? कुछ ऐसी बातें होती हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी हद तक दुरुस्त हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस सारी रीजन की वॉर में हमारे जो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं सिचुएशन वो यूएई के साथ हुई है, ऐसा कुछ है या नहीं है मैम? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई बात है। पाकिस्तान के तमाम गल्फ कंट्रीज के साथ नॉर्मलाइज्ड हैं रिलेशंस, और पाकिस्तान उनको बड़े मैच्योरली और स्ट्रेटेजिकली लेकर के चल रहा है। लेकिन मैं यूएई से तो काफ़ी पाकिस्तानी डिपोर्ट्स किए जा रहे हैं और रोज़ किए जा रहे हैं, जहाज़ भर भर के किए जा रहे हैं। हाँ जी, वो जो है मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई विजिबल बड़ा क्लैश है जिसको हम रियली मीडिया के अंदर लाएं और बड़े लेवल के ऊपर डिस्कशंस करें। मेरा नहीं ख्याल कोई भी अगर डिफरेंसेस हैं तो पाकिस्तान कैरीज द कैपेबिलिटी टू मिटिगेट सच डिफरेंसेस क्विकली एंड स्विफ्टली। ठीक, अच्छा मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस वक्त आपके ख्याल में, आपकी माहिराना राय के मुताबिक क्या लगता है आपको कि ये जो डिले हो रहा है सेकंड फेज़ ऑफ टॉक्स, ये इसमें गलती किसकी है? क्या यूएस जो अपनी हटदर्मी पे डटा हुआ है उसकी गलती है, या फिर ईरान जो कि नहीं आ रहा है और कंफर्मेशन भी नहीं दे रहा है और वो अपनी बातें भी मनवाना चाह रहा है, उसकी वजह से जो है इसमें एक डिले आ रहा है? सो इस वक्त आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? तीन बातें हैं। एक तो ये कि ऑफ कोर्स ये जो नेवल ब्लॉकेट हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये सबसे मेजर और से ट्रिगर पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका भी थोड़ा सा पुलिसमैनशिप का रोल प्ले कर रहा है और गन पॉइंट के ऊपर उनसे कह रहा है कि जी कंप्लाई टू द डिमांड्स दैट वी हैव प्लेस्ड ऑन द टेबल। ये भी थोड़ी सी अप्रोच उनको ज़रा सा रिलैक्स करनी पड़ेगी। तीसरा ये कि ईरान की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ईरान को भी देखना पड़ेगा कि जब मुल्क की हालात, दुनिया के हालात, रीजन के हालात बदलते हैं तो उसके साथ आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोचेस, नेशनल अप्रोचेस को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। नेशनल इंटरेस्ट तो आपके सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते, लेकिन आपकी अप्रोचेस ट्रांसफॉर्म होती हैं। उसमें थोड़ा सा उनको डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो इस रिजिड अप्रोच के ऊपर आगे चलते हैं तो बातचीत नहीं बनेगी और नुकसान सरासर ईरान का होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना करीम अब्बासी साहिबा आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, कल का दिन इंतहाई अहम होगा। कल हम आपसे डिस्कशन भी करेंगे इस हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि आज रात तक कोई मस्बत पेशरफ्त हो ईरान अमेरिका दोनों की तरफ से। और वाकई में मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। दीगर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन काफ़ी दिनों से जारी थी, बट विल होप कि कल पाकिस्तान में डायलॉग्स हों और कल जो इस जंग है उसका कोई नतीजा निकल सके। एक वक्फा शामिल करते हैं, हेडलाइंस का वक्त है, हमारे साथ में वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बहुत ही न्यू और डिफरेंट चीज़ के बारे में, क्योंकि इस बारे में अभी तक ऐसा सच मैंने कोई बात सुनी नहीं है। पाकिस्तान में सर और गर्दन के जो कैंसर्स हैं, जिनमें थायराइड, मुंह, लॉरेंक्स, वोकल कॉर्ड्स, साइनो, नेज़ल और गले के कैंसर शामिल हैं, और ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन इस पर इस तरह से आगाही नहीं दे रहे हैं हम कि ये क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या। अब इसमें जो बेसिक हमें नज़र आती हैं वो यही है कि शायद तंबाकू नोशी की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से ही कैंसर होते हैं। लेकिन इनकी और क्या वजूहात हो सकती हैं, इनकी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं और बर वक्त तशख़ीस कितनी ज़रूरी हैं, और बर वक्त तशख़ीस से क्या ये रिवर्स बैक हो सकती हैं कि नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर मोहम्मद, जो कि एक तजर्बाकार ENT सर्जन है और हेड एंड नेक कैंसर्स में खुसूसी महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया, इन जो कैंसर्स की जो वो है, इस कैटेगरीज़ में हमने ज़्यादा बात नहीं सुनी, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मुंह का कैंसर सिर्फ सुना है, उसके बाद जो गर्दन का कैंसर है, वोकल कॉर्ड्स का कैंसर है, इनकी और कितनी किस्में हैं और किस तरह से ये फैलता है? सबसे पहले मैं आपका और आपकी न्यूज़ चैनल का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने की मुझे मौका दिया। इसमें हमारे पास जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, सबसे कॉमन तो ओरल यानी मुंह के अंदर के कैंसर हैं। हेड एंड नेक कैंसर बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर द कैंसर स्टार्टिंग फ्राम द लिप्स, ओरल कैविटी यानी मुंह,
मुंह के पिछले का हिस्सा जिसको हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, और मुंह के ओरोफेरिंक्स यानी थ्रोट गले का निचला हिस्सा जिसको हम हाइपोफेरिंक्स अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, लेरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और इस तरह नाक के पीछे का हिस्सा जिसको हम नेज़ोफेरिंक्स, और नाक के अंदर साइनसेस और साइनोनेथल म्यूकोजा। All these area including the thyroid glands and the parotid or salivary glands, यानी तूक बनाने के जो ग्लैंड्स हैं, इन सबको हम हेड एंड नेक कैंसर का नाम देते हैं। ठीक। सो रिगार्डिंग दी एटियोलॉजी, इसकी जो वजूहात हैं, सबसे कॉमन तो तंबाकू नोशी, वो किसी भी हालत में हो, वो स्मोकलेस हो या स्मोकिंग हो। कुछ लोग समझते हैं सिगरेट ही रिस्पॉन्सिबल है स्मोकिंग। इसके अलावा जो बाकी तंबाकू नोशी है, जिस तरह नस्वार रखते हैं पठान हजरात, तो वो समझते हैं कि नहीं अब ये तो स्मोकलेस है, नहीं ये काज कर देती है, तो स्मोकिंग तंबाकू यूज़ किसी भी फॉर्म में दीज आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया का कैंसर हो उसके सिम्टोमेटोलॉजी क्या हो सकती हैं। और अगेन मैं वापस आपको वजूहात की बात करूँ, ये सिर्फ स्मोकिंग टोबैको नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं? जी। तो इसमें बेसिकली अल्कोहल, जो कि जिसके ऊपर हम बात नहीं करते यूजुअली, लेकिन ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और जब अल्कोहल को आप टोबैको के साथ कंबाइन करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका रुझान बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई भी इरिटेंट्स चीज़ें अगर हम कॉमनली यूज़ करते हैं, अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, जिस तरह बहुत ही स्पाइसी डाइट्स अगर आप रोज़मर्रा के हिसाब से ज़्यादा लें तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है हेड एंड नेक कैंसर का। इसके अलावा जैक टूथ, जो कि शार्प टीथ होती हैं, मतलब दांतों का कोई शार्प हिस्सा जो कि आपके ज़ुबान पे और कोई इस हिस्से पे यानी बकल म्यूकोसा पे टच करे बार बार, तो बार बार ज़ुबान का दांतों के बीच में आना, जो कि क्रॉनिक ट्रॉमा काज करती है, तो शुरू में तो कुछ नहीं होगा, मतलब हीलिंग और प्रोसेस चलता रहता है। एक वक्त आता है कि दे आर चेंजेस इन द म्यूकोसा, मेटाप्लेजिया हो जाता है, बाद में कैंसर डेवलप हो जाता है। एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ, ओरल डेंटल हाइजीन, हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते होते हैं, लेकिन टूथब्रश करना, दांतों की सफाई करना, मुंह की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेशो क्या है इस वक्त? आपने जब शुरू किया तब क्या केसेस की रेशो थी, अब क्या केसेस की रेशो है, और ये हेड एंड नेक कैंसर्स में कितने इनकी सब कैटेगरीज हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी रेशो आपके साथ में आजकल? हमारे पास जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं आजकल के पाकिस्तान में जो केसेस बढ़ रहे हैं, सो 20% कैंसर्स आर हेड एंड नेक कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा है 20%। और शुरू में जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने आगा खान कराची में मैं सेकंड फेलोशिप कर रहा था हेड एंड नेक कैंसर के बारे में। सो मैंने वहाँ से फेलोशिप की प्रॉपर, तो वहाँ पे हमारे पास जो कॉमनली पेशेंट्स आते होते हैं एटियोलॉजी में, अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो पान, चालिया, गुटखा, ये दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। और ये बहुत, ये इवन आप कहेंगे ना टोबैको से भी ज़्यादा ही इसकी एटियोलॉजी है। तो वहाँ पे पान, चालिया, गुटखे यूज़र्स होते हैं, मुँह खुलते नहीं हैं, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस टर्मिनोलॉजी हैं हम यूज़ करते हैं। सो उस तरह पेशेंट हमारे पास आते थे। एक दिन मुझे याद है, मैंने अपने सुपरवाइज़र जो मेरे थे प्रोफेसर मुबशिर इकराम, मैंने उनसे पूछा, सर मैं तो शायद गलत फील्ड में आया हूँ, क्योंकि मेरे केपी में तो ये पेशेंट नहीं होंगे, मेरे केपी के लोग तो पान, चालिया, गुटखे उन्होंने देखे ही नहीं, कराची में कहाँ। लेकिन उसने मुझे एक ही बात कही कि बेटा वापस जाएगा, जब आप काम करोगे तो लोग आपके पास पेशेंट रेफ़र करेंगे, आप देख के हैरान हो जाएंगे कितने पेशेंट आ रहे हैं। तो इक्वली मतलब टोबैको यूज़ के साथ भी पेशेंट आ रहे हैं। और दूसरी आपने बात की इसकी रेशो जो इस वक्त चल रही है वो आपने बताया 20% है, लेकिन हेड एंड नेक में सब कैटेगरीज जो है मजीद क्या जी, सब कैटेगरीज हेड एंड नेक में सबसे कॉमन जो हैं वो ओरल कैविटी कैंसर्स हैं। और ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि हेड कैंसर डजंट मीन के ब्रेन कैंसर। Yes. So the terminology of head and neck cancers means it's the cancers down the brain, मतलब ब्रेन से नीचे स्कल बेस से लेके यहाँ से हाँ, तो इस पे हम ब्रेन कैंसर पे बात नहीं करते। ब्रेन कैंसर यूजुअली न्यूरोसर्जरी फील्ड डोमेन में आती है, और हेड एंड नेक कैंसर्स अलग हैं। सो इसमें बेसिकली जो टाइप्स हैं, सबसे कॉमन जो है वो स्क्वेमस सेल कैंसर है। 90% ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर दे आर यूजुअली स्क्वेमस सेल कैंसर्स। सो स्क्वेमस सेल कैंसर अराइज फ्रॉम द म्यूकोसा सर्फेसेस। जिस तरह हमारी लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी की जो लाइनिंग है, जिस तरह हमारी जेल होती है, इस तरह हमारी ओरल कैविटी और फेरेंजियल सर्फेसेस हैं, उसकी जो लाइनिंग एपिथेलियम है, वहाँ से जो कैंसर अराइज करते हैं वो स्क्वेमस सेल कैंसर्स। वहाँ से कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? लाइक वजूहात तो आपने बता दी, लेकिन यही वजूहात क्या कॉजेज इरिटेशन इन द म्यूकोसा, so changes in the mucosa,
So basically, What is mucosa? the mucosa is the lining epithelium of the surfaces. मतलब जो हमारी स्किन, इसको आप समझ लीजिए कि हम स्किन समझते हैं जो बाहर नज़र आती है, जो ओरल कैविटी में है वो दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोजा, उसको आप लाइनिंग एपिथेलियम कह सकते हैं। Any side of skin जी, within the mouth. इनर साइड जो है उसकी माउथ में। ठीक। तो उसमें चेंजेस का होना, मेटाप्लाजिया एक टर्मिनोलॉजी है, वो नॉर्मल उसमें जो एपिथेलियम है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। शुरू में मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, उसके बाद ये कार्सिनोमा इनसाइटो, जिसका मतलब है कि अभी वो नीचे जाता नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता डीपर टिश्यूज में। फिर बाद में ये इन्वेसिव कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वोकल कॉर्ड्स का जो आपने जिक्र किया जी, था, जी। इनके कैंसर के हवाले से क्या है? वोकल कॉर्ड्स मींस के लेरिंक्स का कैंसर, वॉइस बग्स का कैंसर। अगर वोकल कॉर्ड का कैंसर है तो ये आपको सिम्टोमेटोलॉजी में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ही देगा, यानी देयर इज चेंज इन द वॉइस, आवाज़ में तब्दीली का आना। वो तब्दीली यूजुअली तो अक्सर वक़्त हमें कोल्ड फ्लू हो हमें, तो यूजुअली वॉइस चेंज हो सकती है, बिल्कुल आपने नोट किया होगा। इट्स जस्ट फॉर 7-10 डेज, 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर कोई आवाज़ में तब्दीली जो कि 2 हफ्तों से ज़्यादा परसेस करे तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो कैंसर ही हो सकता है, जो कि अर्ली स्टेज में हो सकता है। तो जो ही आप इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करेंगे उतने के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। अच्छा, ये बताइए मसूड़ों के कैंसर के बारे में। सपोज दांत जो है वो बहुत अरसे तक ख़राब है लेकिन कोई सफाई नहीं करवा रहा या जी, फिर जी। जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, और बाद में रियलाइज़ होता है कि, या फिर एक और चीज़ भी जो ये अकल की दाढ़ जिसको हम कहते हैं, विजडम टूथ, ठीक है, कुछ लोगों का निकलता है, कुछ लोगों का नहीं भी निकलता। कुछ लोगों का जो निकल भी आता है उसके बाद उनको जो लास्ट में ये जो स्टार्ट होती हैं जहाँ से मसूड़े, वो उनके बीच में ये इसकी स्किन जो है वो फंसती रहती है। तो आया उसके भी कोई नुकसानात हैं कि नहीं बेसिकली है? जो लास्ट विजडम टूथ होती है ये अक्सर पार्टली इरप्टेड हो जाती है, मतलब कुछ बोन के अंदर होती है, कुछ बाहर सरफेस में आती है। तो अगर ये पार्टली इरप्टेड है तो डेंटिस्ट प्रेफर करते हैं कि हमेशा इसको निकालें, क्योंकि ये फिर ओवरलाइंग म्यूकोजा को इरिटेट करती है। अगर ओवरलाइंग म्यूकोजा को नहीं तो फिर करीब जो दांत है उस दांत की सफाई भी मुतासर हो जाती है उसके साथ। तो मोस्ट कॉमनली तो ये आपको पेन कर सकता है, इसमें दर्द होती है क्योंकि सफाई नहीं होती वहाँ पे फिर, ठीक। या ईयर पेन, रिवर पेन कहलाता है, वो भी हो सकता है इसके साथ। लेकिन कैंसर के रीज़न में ज़्यादा नहीं आता। हाँ, मसौड़े की अगर दांतों की सफाई ना हो, हाइजीन अच्छी ना हो, उस पर जो होती है ना वो सरफेसेस पे स्केल्स वगैरह बन जाते हैं, तो उसकी सफाई न होने की वजह से इरिटेशंस होती है म्यूकोजा की, यानी जिंजेवा की, मसौड़ों की इरिटेशंस। ठीक। सो जब क्रॉनिक इरिटेशंस हों और डेंटल हाइजीन बैड होने की वजह से तो ये भी कॉज कर सकती है कैंसर को। और मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट ये भी कर सकते हैं, पेशेंट दांत के दर्द के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं, और लूजनिंग ऑफ द टूथ, दांत जो है वो बेसिकली लूज हो जाते तो हैं। डॉक्टर साहब, मुझे जो अभी तक समझ आई है उसमें यह है कि आपको लॉरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, कोई भी अगर आपको हेड एंड नेक कैंसर है तो उसकी मेजर रीज़न जो है वो म्यूकोजा डिस्टर्बेंस जो है वो बनती जी है। जी जी। चाहे वो आप स्मोकिंग के थ्रू जो है डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करते हैं, या गुटखा चबाते हैं तो वो भी जगह जगह पे लग रहा है डेफिनेटली, या ओरल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है तब भी वही सरफेस आपकी ख़राब होगी, तो उसको आगे वो कंटिन्यूस किसी भी तरफ बढ़ सकता है। जी। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस जो है वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? लाइक बायोप्सी ही होती है या क्या? जी, मैं बताता हूँ। तशखीस के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर मेरे पास जब पेशेंट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। एक तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मतलब एक नॉन हीयरिंग अल्सर के साथ आया ओरल कैविटी में या कहीं पे भी है, कोई रीज़न है, तो फिर मैं पूछता हूँ कब से है। ये कब से जो वर्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से है? हाँ, कब से है। जिस तरह मैंने कहा 2-3 वीक से अगर ज़्यादा कोई चीज़ प्रोसेस करे तो देखना चाहिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, 2-3 हफ्तों के लिए तो हमें ना मुंह के छाले भी पड़ जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल चाले होते हैं वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। अगर मुंह का कोई भी चाला, यूजुअली तो मेरे हाल में 100% किसी भी पर्सन को चाले हो जाते हैं, आपको खुद भी मुझे हुए हैं, लेकिन ये ख़त्म हो जाते हैं। ये किसी भी हार्ट बेवरेजेस लेने से, कोई इरिटेंट लेने से हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, इवन दांत लगने से भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 2 हफ्तों से ज़्यादा प्रोसेस करे तो इसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए।
तो एज अ डॉक्टर मैं एग्जामिनेशन जो करता हूँ तो 80% तो एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है कि दिस थिंग इज़ अ बिनाइन थिंग, जो कि नॉर्मल की तरफ जा रहा है, ठीक। या ये कैंसर वाली चीज़ है। फिर उसको प्रूव करने के लिए बायोप्सी बहुत ही ज़रूरी है। बायोप्सी के बगैर ना हम इसको लेबल कर सकते हैं, ना हम ट्रीट कर सकते हैं, और biopsy ना का हम पेशेंट process को बता सकते हैं नॉर्मल कैंसर वाले और बायोप्सी का फॉर्चुनेटली ओरल कैविटी में बायोप्सी बहुत ईजी है। इट इज़ ओपीडी प्रोसेस, इट इज़ like how? जस्ट हम बैठे बैठे क्लिनिक ही में करते होते हैं। इट इज़ एन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, मीन्स हम लोकल इंजेक्ट करके उस जगह को सुन कर देते हैं। देयर इज हॉनेस्टली देयर इज नो पेन, और वहाँ से पार्टिकल्स, वहाँ से बेसिकली इस जो लीजन है, इस लीजन का एक पार्ट, एक छोटा सा पीस निकालते हैं। वो पीस आप इसको छोटा सा ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हॉनेस्टली इट टेक्स जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, और दर्द बिल्कुल नहीं होता। ठीक। चाले का अपना दर्द होगा, लेकिन इसके बाद दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द नहीं होता। लेकिन ये हमारी पॉपुलेशन में मिस कॉमन है। इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बायोप्सी से बीमारी कैंसर तो नहीं आएगा, सबसे बात ये करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब बायोप्सी करने से कैंसर फैलेगा तो नहीं? तो देखें ना, कैंसर है तो हमें पता चलेगा कि है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बायोप्सी करते हैं, कैंसर नहीं आता तो नहीं आता। अगर वहाँ पे कैंसर है तो बायोप्सी जस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक। वो हमें बता देगी कि कैंसर है। फिर कौन सी टाइप है, जैसा मैंने कहा 90% स्क्वेमस सेल कैंसर। सो बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ती नहीं, न पैदा होती है। In fact, ये तशख़ीस कैंसर वहाँ होती पे है। होती है तो हम तशख़ीस कर देते हैं। अच्छा, इसकी डॉक्टर मिसाल मैं जस्ट पॉपुलेशन के लिए ये समझाने के लिए ये दूँ, अगर मैं अपनी आंख बंद करूँ, मेरे सामने अंदर है, कुछ भी नहीं है, आप सब नज़र नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है। अगर मैं आंखें खोलूंगा तो मुझे सब नजर आएगा जो है, तो जो चीज़ है वही नजर आता है। अच्छा। तो बायोप्सी करने से कैंसर है तो नजर आएगा, नहीं है तो नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, हेड एंड नेक कैंसर में ट्रीटमेंट्स 4 ही ट्रीटमेंट्स वही वाली जो नॉर्मली होती है? जी, बेसिकली कीमोथेरेपी, हेड एंड नेक सर्जरी? कैंसर इज मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट। इसमें सर्जरी है, इसमें रेडिएशन थेरेपी, शुआएं हैं, इसमें कीमोथेरेपी हैं, और इसमें कुछ पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी है। अच्छा, अब हमें समझ आती है सर्जरी में, तो आप सर्जरी में वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रिमूव कर देंगे? जी, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया इन्वॉल्व। अगर ये ओरल कैविटी का कैंसर है, यानी मुंह का कैंसर है, जुबान का है, गाल का है, मसौड़े का है, लिप का है, नहीं, उसमें सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, वो उसमें ऑपरेशन करके उस पार्ट को निकालना है। क्योंकि वो बाहर है, सामने है, नहीं, देयर इज द प्रोटोकॉल इज जो ओरल कैंसर है वो सर्जरी ही से रिस्पॉन्स करते हैं। देयर इज नो अपफ्रंट मेडिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट। ठीक है। मैं रेडिएशन और मेडिकल ट्रीटमेंट पे ओरल कैविटी में बात करूंगा, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद। अगर ऑपरेशन करके हमारे पास डिजीज स्टेज 1 की आती हो तो ऑपरेशन काफ़ी है, कोई रेडिएशन की, कीमो की ज़रूरत उसमें नहीं है। तो और पेशेंट इज़ लकी, मतलब वो अर्ली स्टेज डिजीज़ है, वो मतलब कम नौयत की डिजीज, साइज में कम होती है। फिर वो आप मेडिसिन के थ्रू उसको भी ख़त्म करते हैं? नहीं, सर्जरी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। सर्जरी करके उसको फिनिश कर देते हैं, उसमें रेडिएशन की ज़रूरत अगर स्टेज 1 है तो नहीं पड़ती। लेकिन यही मुंह का कैंसर अगर ये एडवांस स्टेज में हो, स्टेज 3 हो, 4 हो, कुछ स्टेज 2 में भी रिस्क फैक्टर्स हों, तो सब में नहीं, तो उसमें फिर रेडिएशन की ज़रूरत तीनों में पड़ती है, यानी सर्जरी फॉलोड बाई रेडिएशंस, ये ज़रूरी है। कुछ पेशेंट में सर्जरी के बाद, में ओरल कैविटी की बात करता हूँ, सर्जरी के बाद रेडिएशन के साथ कीमो भी ऐड होती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप जितना बड़ा ट्यूमर लेके आते हैं उतना अग्रेसिवली हम ट्रीट करते हैं। छोटा ट्यूमर लेके आते हैं तो उसकी सर्जरी, उसकी ट्रीटमेंट ईजी है, और अगर वो छोटा पार्ट निकलेगा मुँह का तो उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारे पास स्टेज 4 का यानी बड़ा ट्यूमर लेके आते हैं लोग, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादातर लोग स्टेज 3-4 में आते हैं, 1-2 में आते हैं नहीं। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ। तो बेसिकली जो स्टेज 3-4 होती है तो उसमें हम सर्जरी ही करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम ज़ुबान का अगर आधा % हिस्सा निकालें सो हमारे पास आधी ज़ुबान देती है। अगर हम मसौड़े निकाल लें तो हमारे पास वो डेफिशिएंट होती है, नहीं होती, गड़ा बन जाता है। इस तरह हड्डी में भी कैंसर जाता होता है, तो हम हड्डी को पूरा निकाल देते हैं, तो फिर क्या ज़िंदगी कैसे पॉसिबल होगी कि हड्डी ना हो, मुँह ना खोले, ना बंद हो, ना खाएं, ना पिए। तो हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काफ़ी बड़ी टीम होती है। दे आर प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन। ठीक।
तो वो जो जगह हम निकालते हैं उतना ही वो बना के दे देते हैं। सही, रिपेयर भी करके ये नहीं, अगर मैं 50% टंग निकालूंगा तो वो आपको 50% टंग उसी तरह बना के दे देगा। ठीक है ना, तो आपकी स्पीच सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बात भी कर सकती हैं नॉर्मल, और खाना वगैरह भी खा सकते हैं। इसी तरह मैं मैंडिबल की बात करूँ, बोन की बात करूँ, अगर बोन निकालना पड़ा स्टेज 4 बीमारी की वजह से, लोग समझते हैं कि नहीं, ये इसकी जो सर्जरी के इफेक्ट्स हैं, बोन नहीं होगा और ये डिफेक्ट्स बनेंगे, ये कॉस्मेटिक इफेक्ट्स। तो हमारे पास माइक्रोवास्कुलर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, जिसको हम आज ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो वो पैर से यानी लेग से एक हड्डी लेके उधर लगा देते हैं और उसको कॉस्मेटिक और फंक्शनल अपीयरेंस दे देते हैं कि कॉस्मेसिस भी अच्छी हो और उसके फंक्शन भी अच्छे हो। दूसरी मैं बात करूँगा इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी जो आजकल की नई ट्रेंड है, यह हर कैंसर में नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर और स्टेज ऑफ कैंसर। मैं ट्रीटमेंट के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट बात आपको करना चाहूँगा कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आए क्लिनिक में, मैं डायग्नोस करूँ बायोप्सी के साथ, फिर मैं CT स्कैन और MRI या दोनों में एक या दोनों कर देता हूँ, ताकि उसकी स्टेजिंग हो। मतलब बिफोर सर्जरी या किसी भी ट्रीटमेंट से पहले हमें स्टेज का पता चल जाता है। तो दैट इज़ आवर क्लिनिकल स्टेजिंग, कि हमारे पास जो स्टेजिंग है स्टेज 1, 2, 3, 4 में कौन सी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन। लेकिन इस तरह पेशेंट्स को फिर मैं MDT में रखता हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। एक मीटिंग होती है हमारी आपस में। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इज़ टर्चरी बल्कि क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल, जो कि जैसे ये एक्रेडिटेड इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो आजकल के इवन पूरे पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल और शिफा, ये 3 अस्पताल JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल, जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। इनकी स्टैंडर्ड्स होती हैं। तो मैं अपने मरीज़ों को ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में रख देता हूँ। तो बेसिकली हम उनके बायोप्सी, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी मींस और उनकी रेडियोलॉजी और उनकी MRI हम डिस्कस करते हैं। मीटिंग में मैं खुद भी होता हूँ, हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो कि इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी के माहिर होते हैं और शौओं के माहिर भी होते हैं। इस तरह प्लास्टिक सर्जन भी होते हैं, वो देखते होते हैं मैंने बनाना किस तरह है, अगर ये इस तरह डिफेक्ट क्रिएट करे। लेकिन फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिहाज से, इस डायग्नोसिस और इस CT MRI स्टेजिंग के लिहाज से कौन सी ट्रीटमेंट बेहतर है, क्योंकि हमेशा सर्जरी फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर मैं मुंह के पीछे वाले हिस्से की यानी ओरोफेरेंस की बात करूँ, अगर मैं इवन लेरेंस की बात करूँ, वोकल कार्ड अगर हम आते ही मरीज़ की डायग्नोसिस करने के बाद निकाल लें तो बात किसे करेगा। तो अगर उसकी मतलब CT MRI करके अगर स्टेजिंग 1, 2, इवन 3 भी हो लेरेंजियल कैंसर में, तो उसका बगैर ऑपरेशन का इलाज पॉसिबल है, वो भी शौओं के साथ। तो अगर लेरेंक्स में स्टेज 1, जी, तो ऑल दीज थिंग, मेरे कहने का मतलब ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको एक डॉक्टर को ट्रीट नहीं भी करना चाहिए और नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी की और हिस्टोपैथोलॉजी की, और इवन जो MRI CT के स्पेशलिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये अंदर बाहर और डीपर टिश्यू में कहाँ कहाँ तक ये फैल रही है, ताकि उस हिसाब से मैं माइंड बना के उसको रिजेक्ट करूँ फिर रिकन्स्ट्रक्ट करूँ। आपके कोई ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जिनको दोबारा से कैंसर हुआ? जी बिल्कुल। नियर बाई तकरीबन 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं आपको, तो मेरे पास एक पेशेंट है, वो बेसिकली KP से है और द एज ऑफ अबाउट मोर देन 60 ईयर्स की एज है। तो 2015 में एक बार ऑपरेट हुआ, मैंडिबलेक्टमी, मैंडिबल का स्टेज 4 कैंसर। उसके बाद उसका रिकन्स्ट्रक्शन, वो जो मैंने कहा आपको पैर से हड्डी लेते हैं, लगा लेते हैं, वो भी हुई, शुआएँ भी हुई, अभी तक ठीक रहा था। लेकिन 2022 में उसको अपोजिट साइड पे बकल रीजन पे कैंसर आया। फिर मेरे पास, चूँकि 15 में मैं नहीं था, तो 22 से मैं, बल्कि 2023 से मैं देख रहा हूँ, तो हमने उसको ऑपरेट किया। उसी वक्त उसका ऑपरेशन के वक्त दूसरी तरफ पे भी कैंसर था, उसको उसी वक्त निकाला और बनाया भी, डिफेक्ट को क्लोज, प्लास्टिक सर्जरी करके उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद उसको फॉलोअप में रहा था। फॉलोअप करने के बाद वो लोअर अल्वुलस, जो कि मसौड़े हैं यहाँ पे कैंसर आया। थर्ड टाइम जी। उस थर्ड टाइम कैंसर को हमने रिजेक्ट करके सर्जिकली और उसको प्लास्टिक सर्जरी करके रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको गुड कॉस्मेटिक और फंक्शनल आउटकम दे दिए। मतलब वो खाता पीता सही है, वो चलता फिरता सही है, वो बात भी सही करता है, उसको कोई इश्यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चूँकि ये एक और रीजन है, रेडिएशन एरिया से दूर थी, तो वहाँ पे दोबारा लो डोज रेडिएशन टारगेटेड मिली।
अब कुछ 2 हफ्ते के पहले की बात करूं तो वो मेरे पास यहाँ पे एक और कैंसर लेके आए, फोर्थ टाइम। यस, क्या वजह क्या बनती है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस? कुछ केसेस हैं और हनीस मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो पेशेंट है वो नस्वार भी नहीं करता और वो इवन स्मोक भी नहीं करता। तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंसर इज़ नॉट हैविंग सम वन एटियोलॉजी। कैंसर इज़ मल्टी एटियोलॉजिकल, मल्टी फैक्टोरियल है। इसकी कॉजेज बहुत सारे हैं। इसमें कुछ कॉजेज हैं जो कि हमारी जेनेटिक्स हैं। वो आप जेनेटिक्स वाला भी बता रहे थे। सो जेनेटिक्स इसमें यस जेनेटिक म्यूटेशंस हैं इसमें। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो कौन सा एनवायरनमेंट है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं जो केमिकल्स आजकल यूजुअली यूज होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन। लेकिन इस तरह पेशेंट को हम लेबल करते हैं कि इसको फील्ड कैंसराइजेशन है। फील्ड कैंसराइजेशन मतलब जो ओरल कैविटी की फील्ड है, पूरी खेत ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग कैंसर। लेकिन हॉनेस्टली इवन दिस इज द फिफ्थ टाइम, अभी भी वो ट्रीटेबल है। खुशखबरी ये है अभी भी वो ट्रीटेबल है, वो काबिरी इलाज है, वो इलाज करता है, ठीक होके चला जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारा फॉलोअप है। कैंसर इलाज करके, शुआएं, कीमो देख के और सर्जरी करके फारिग नहीं करना। अच्छा, There are 5 years follow-up मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि एक बार सर्जरी वगैरह हो गई है, एक बार कीमोस का पूरे सेशंस हो गए, उसके बाद उसके रीजनरेट होने के दौरान या कितने साल तक रहता है कि दोबारा आ सकता है? 5 years तक हम अपने पेशेंट को फॉलो करते हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल NCCN गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते हैं और हम अपने शिफा इंटरनेशनल में इसको फॉलो करते होते हैं। जिस तरह हम हर कोई केस डिस्कस करते हैं, फिर सर्जरी ट्रीटमेंट के बाद दोबारा उसको डिस्कस करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ केयर देते हैं पेशेंट्स को। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं तो मिनिमम 5 years है, बट इंटरनेशनल यस नहीं, इसमें बेसिकली 5 years फॉलो ही है। लेकिन फर्स्ट ईयर में चूंकि बीमारी के वापस आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो हम इसको 2 महीने के बाद फॉलो करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि सपोज एक जगह की सर्जरी हो गई थी और उसके बाद आप 5 years तक फॉलोअप में भी रहे, बट उसके बाद आपने छोड़ दिया, परहेज करना भी छोड़ दिया, एवरीथिंग, और उसके बाद सेम कैंसर आपको दोबारा हो जाए तो फिर उसके चांसेस जो हैं वो रिकवर होने के बहुत कम इसको हम नहीं, इस तरह नहीं है। इसको हम कहते हैं सेकंड प्राइमरी। फर्स्ट प्राइमरी के 5 साल इलाज के बाद 5 साल उसकी फॉलोअप विजिट्स हुई, वो खत्म हो गया। नाउ द रिस्क ऑफ कैंसर इन दिस पेशेंट इज इक्विवेलेंट टू द जनरल पॉपुलेशन। मतलब वो हमारे लिए एक न्यू इंडिविजुअल है। अब अगर कैंसर करके लेके आएगा तो दैट इज अ सेकंड प्राइमरी, जिसका पहले से मतलब है कि कोई एटियोलॉजी में नहीं है। अगर सपोज एग्जैक्ट वही लेट्स सपोज मैंने ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का ये एग्जैक्ट दोबारा रीजनरेट होते हुए देखा है कि एग्जैक्ट वही सब कुछ जो है, हालांकि फॉलोअप में भी रहे, टाइम भी पूरा लिया, सब कुछ किया, उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है वो दोबारा हुआ। जिस तरह मैंने आपको एक पेशेंट की कहानी बता दी ना, 2015 में ट्रीट हुआ, फिर 23 में आया, तो 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद सेकंड प्राइमरी के साथ फिर उसमें बार बार रिकरेंसेस होते गए। लेकिन द थिंग इज कि अगर आप अपने डॉक्टर के मशवरे को फॉलो करते हैं, आप रेगुलर फॉलो विजिट्स लेते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, तो इवन बीमारी अगर दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, फिर भी ट्रीटेबल है। अच्छा, अब एक इसमें और चीज़, क्या अगर सपोज जो है आपने एक बार सर्जरी कर दी, उनको 5 साल का फॉलोअप भी करते रहे, तो उसके बाद जो आप लोग एक प्रोटोकॉल होता है, एक परहेज टाइप आप लोग बताते होते हैं कि आपने ये करते रहनी है, अगर वो छोड़ दो, ये वजूहात उसकी हो सकती है? आफ्टर ट्रीटमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, जो भी है, एंड ऑफ ट्रीटमेंट जब हो, जब सर्जरी या रेडिएशन ख़त्म हो, उसके बाद हम 3 महीने के बाद एक MRI या CT स्कैन कराते हैं, कि क्या चल रहा है। उसके बाद हम पेशेंट को 2 महीने के बाद फॉलो करते होते हैं। सही। तो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? कि अगर वो जो है वो परहेज छोड़ दे। हाँ, परहेज के बारे में मैं परहेज के कैंसर में कोई परहेज नहीं है। अच्छा। जितनी भी मैं हमेशा मरीज को कहता हूँ, जो हलाल चीज़ें हैं वो खाएं। वो जो भी वैरायटी है आप खाएं। हाँ, एक चीज़ है, मिर्चें, स्पाइसी, हॉट ड्रिंक्स ये ना लें, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में रेडिएशन लगी होती हैं, शुआएं लगी होती हैं, तो जब वो ये हार्ड चीज़ें लेता है या स्पाइसी लेता है तो उसको इरिटेट करता है, काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन परहेज खाने की वैरायटी में कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, ग़िज़ा लें, अच्छी ग़िज़ा लें। डूज़ एंड डोंट्स में कुछ होता है, वज़न नहीं उठाना या सपोज इतनी वॉक नहीं करनी, इस तरह भी कुछ नहीं होता? नहीं। हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करें, अपने नॉर्मल रूटीन को आए।
ठीक है, तो हम हमेशा तो ये पेशेंट सिर्फ को बताते मिथ्स हैं ही है जो लोग ये बोलते हैं ऑल कि मिथ्स ऐसा- हैं। ओके। मैं कहूँगा आपको कि कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। आपने होशियारी से काम लेना है। कैंसर आपको, बाकी अवहास्कर हेड एंड नेक कैंसर आपको एक ही चांस देता है और बहुत अच्छा देता है। उसी चांस में अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे मालिज के पास गए और ट्रीट हुए तो ये बहुत अच्छी और बात बर वक्त ठीक है। तशखीस बहुत बर जरूरी वक्त तशखीस बहुत ज़रूरी है। बहुत Thank शुक्रिया you डॉक्टर so साहब very आने much, के डॉक्टर लिए, साहब। और बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये वाला टॉपिक डिस्कस करके। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल का दिन मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे, और इसको यूएन की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक भी कहा जाता है। पाकिस्तान में किताब बीनी जो है उसका रुझान कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस्लामाबाद में ट्रैवल करें तो यहाँ पर कुछ मार्केट्स में बुक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जब वो पॉइंट्स बने थे बहुत खूबसूरत लगते थे। आज आप जाके उधर देखें डाउन द लाइन 3-4 साल बाद तो वो उजड़ी हालत में आपको मिलेंगे, और ये इस्लामाबाद के पॉश एरियाज़ में मिलेंगे। पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ जो हैं वो उस तरीके से आबाद नहीं हैं। पाकिस्तान में बुक रीडिंग जो है वो अपने आसपास सिर्फ आप एक नज़र दौड़ा लें तो आज से 10-15 साल पहले क्या रुझान था और अब क्या रुझान है, उसमें आपको खुद ही जो है वो जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा शौक़ है। बचपन से हमें कहा जाता है कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। अब वो किस तरीके से होती है और आपको क्या फ़ायदा देती है, वो आज के हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ुद एक नकाद हैं, अदीब हैं, शायर हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों में काम कर रहे हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो कोटेशन पर मबनी उनकी किताब है जिसका नाम है मैन, MAN, और शायरी की उनकी किताब है आगाही और मान के नाम से। उनके कॉलम्स जो है वो मुख्तलिफ़ अखबारों में शाया होते हैं और मुख्तलिफ़ जो है वो उनकी पब्लिकेशंस हैं, और कॉलम्स के हवाले से उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है सदाबे सहरा। ठीक है, आज वर्ल्ड बुक डे पे उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अकबर साहब माजरत अगर मैंने आपकी कॉलम्स की किताब का नाम जो है वो सही ना लिया। सदा बसहरा, सदा बसहरा, ठीक है, सवाल ठीक हो गया। तो सर आज वर्ल्ड बुक डे है, ज़रा बताइएगा कैसा महसूस होता है आपको आसपास, अगर आज किताब की बात हम करें और किताब का रुझान देखा जाए तो? देखिए, हम तो इंटरनेशनल सतह पर जो बुक डे होता है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि ये इल्म और तख्लीक, तहकीक और शऊर का एक तरह से जश्न होता है। आप ये देखें कि इंसान जब इस दुनिया में आया सबसे पहले तो उसके बाद पैगंबर आए और फिर उसके बाद आसमान से किताब उतारी गई। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, ये सारा का सारा जो निज़ाम है एक बुक के मरहून मिन्नत है। हम आज खुद कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बुक तो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर मज़हब के हिसाब से भी हम देखें, इंसानियत के हिसाब से देखें, माशरत के हिसाब से देखें, तरबियत के हिसाब से देख लें, तो इसी वजह से ये जो यूनेस्को ने इंटरनेशनल बुक डे, अब इसमें भी एक लॉजिक है कि 23 अप्रैल क्यों रखा गया है। आप ये देखें कि शेक्सपियर 23 अप्रैल को इस दुनिया से गया। 21 अप्रैल को 2 दिन पहले आपने इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात मनाया। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इस अप्रैल के महीने में बुक डे होना, इंटरनेशनल बुक डे है ना, इसकी भी बहुत अहमियत है इस हवाले से। तो असल में जो सबसे बड़ा मसला है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि किताब से हम दूर हो रहे हैं, तो मैं इसको एक हद तक एग्री करता हूँ कि लोग किताब से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब माशरत तब्दील हो गई है, मेथड्स तब्दील हो गए हैं। एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा वो कागज़ी सतह पर किताबें हमारे सामने आती थी, वो उस वक्त का टाइम जो ऐसा चल रहा था, उस वक्त ही एक तरीका कार दस्तयाब होता था और लोग किताब पेपर के ज़रिए, जैसे पहले जो है वो ज़बानी कलामी बात होती थी, फिर प्रिंट मीडिया आया, फिर रेडियो आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब डिजिटल दौर से आप गुजरे हैं, सोशल मीडिया के दौर से गुजरे। इसी तरीके से बुक भी ट्रैवल करते करते ई बुक्स और उसकी शक्ल अख्तियार कर चुकी है, PDF की शक्ल में आ रही है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये किताब हम पेपर की फॉर्म में देखते हैं
वो अभी भी मौजूद है, और वो शाया होती है तो PDF बनती है। ऐसा नहीं होता कि वो आज खुद PDF बना लेते हैं, बल्कि अब तो डिजिटल लाइब्रेरीज जो बन चुकी हैं उसमें भी वो बुक्स डायरेक्टली उसके ऊपर पोस्ट कर देते हैं लोग, बजाय वो पब्लिकेशन की तरफ जाने के डायरेक्टली ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाती है। और डिजिटल लाइब्रेरीज़ का क़याम बहुत सारे इदारों ने किया भी है, तो ये काम एज़ इट इज़ जारी है। ऐसा नहीं है कि लोग, हाँ ये ज़रूर है कि जो किताब का दिन हम कहते हैं वो सिर्फ अदब से रिलेटेड नहीं है। अदब एक जनरल फील्ड है जिसमें तमाम सब्जेक्ट और मौज़ूआत समा जाते हैं, लेकिन आप तहकीक, साइंस और ये जितने भी दीगर उलूम हैं वो भी बुक्स का हिस्सा हैं। तो वो बुक्स तो अवेलेबल हैं और पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बुक्स का रुझान कम हुआ है। लेकिन सर फिर भी हम जिस बुक की बात कर रहे हैं, हम जब बुक की बात करते हैं हमें लगता है हमने किताब हाथ में पकड़ी हो और उसको पढ़ रहे हैं, एक तासुर हमारे जहन में वही आता है। और किसी हद तक ये भी पाया जाता है, और मेरे ख्याल से मेरा अपना भी ये मानना है कि जो चीज़ मैं अपनी किताब में पढ़ के जहन नशीन कर सकती हूँ वो शायद मैं इलेक्ट्रॉनिक या किसी तरीके से नहीं होती है। तो और एक और चीज़ कि अदब का जो लगाव आपको किताब हाथ में रख के पढ़ने से मिलता है, वो तासीर आपको इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए नहीं मिलती। इन चीज़ों में आपकी क्या राय है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो किताब पढ़ने का एक अमल है वो बहुत दिलचस्प है। एक तो आपको वो यकसुई की तरफ लेके जाता है, आप स्क्रीन पे बैठते हैं, आपके दिमाग पे बोझ आता है, आपकी नज़र पे बोझ आता है, फिर आप डाइवर्ट होते हैं, अचानक आपको एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर पॉपअप हो जाएगा, कॉल पॉपअप हो गई, वो यकसुई जो है वो आपको उसमें नहीं हासिल होती। बुक का ये है कि आप बड़े आराम सुकून से उसको पढ़ते हैं। दूसरा ये है कि बुक जिस तरीके से आप पढ़ते हैं तो वो आपकी फ़िक्र को तहरीक देती है, आपकी सोच को तहरीक देती है, आपकी ज़बान को तहरीक दे रही होती है। ये एक ऐसी खिड़की की मानद होती है ना कि आप वहाँ पे खड़े होकर बाहर की दुनिया को भी देख लेते हैं और ख़ुद को भी उसी तवाज़ुन में और उसी तनाज़ुर में देख रहे होते हैं। तो ये सिलसिला जो है किताब को आराम से एक हिसाब से, ज़ौक़ के हिसाब से पढ़ने का अमल जो है ये बड़ा एक खूबसूरत अमल है, और जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ या PDF बुक्स या ऑनलाइन बुक्स के ज़रिए आपको नहीं हासिल हो सकता। इसमें तो मैं एग्री करता हूँ आपसे। एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, अच्छा अकबर साहब, क्या किताब पढ़ने का कोई तरीका भी होता है कि आपकी दिलचस्पी उस किताब के अंदर बढ़े? तरीका जहाँ तक हम कहें तो बात यह है कि अब मैं अपनी बात करता हूँ कि जब बिल्कुल साइलेंस होती है, खामोशी होती है, तो उस वक्त में मैं बहुत ज़्यादा किताबों की तरफ देखता हूँ और पढ़ता हूँ। ज़रूरत के वक्त तो बंदा किसी वक्त भी किताब उठा लेता है। मतलब मैंने अगर कोई हवाला ढूंढना है, किसी कालम का ऐसा उसे बनाना है, किसी मजमून ऐसे कैसा बनाता है, किसी तनकीद का ऐसा बनाना है, तो मुझे हवाला जात ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात ही हरफ आखिर हो। ठीक है, बहुत बड़े लोगों के हवाला जात देना पड़ते हैं उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तनकीद का ये मतलब नहीं है कि हम डंडा लेके तो अगले के सर पे वार करना शुरू कर दें। आपकी बात में मंतक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तो उसके लिए किताब पढ़नी पड़ती है। अगर आप किताब नहीं पढ़ते, अब मैं अपनी बात करूं, मैंने 5000 से ज़ायद किताबें पढ़ ली हैं अब तक। ठीक है, तो ये इतना जो हाँ जी, जितना ये मशीनी दौर जा रहा है हमारे यहाँ, इसमें मुताले की अहमियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखें कि इसके लिए वक्त निकालना चाहिए। एटलीस्ट दिन में अगर 10 मिनट भी आप मुताले को देते हैं ना, तो ये एक बड़ी बात है और ये खूबसूरत बात है। आप ये देखें, दुनिया में जापान है, फिनलैंड है, ये दुनिया में टॉप पे हैं इस वक्त के। आम पब्लिक में जो है वो मुताला करने का, किताब पढ़ने का रुझान वहाँ पर पाया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनेस्को की रिपोर्ट्स कह रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूरोपियन ममालिक को आप देखें, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि वो लोग मुताले को वक्त देते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ उस रुझान को पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती। आप ये देखें, आपका लिटरेसी रेट ऑलरेडी कम है। ठीक है, शरह खानगी जब आपकी कम होती है तो फिर आप उसमें अगर किताब की तरफ भी ना लेके आएँ, उस रुझान की तरफ भी ना लेके आएँ, अगर आप तालीम की सहूलियात नहीं दे पे, तो एटलीस्ट इतनी मोटिवेशन करें, सर्विस करें, लोगों को राग़िब करें इस तरफ, ताकि वो एटलीस्ट किताब तो पढ़ें। कुछ तो उनके अंदर शऊर पैदा होगा, कुछ तो वो लिटरेसी उनके अंदर आएगी, कुछ तो वो मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उनकी करैक्टर बिल्डिंग होगी और वो इसी तरीके से मुआशरे में मजबूती पैदा होती है। इसी तरीके से मुआशरे कमज़ोर नहीं रहते। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने देखी इन द रीसेंट पास के किताबों की जो प्राइसेस हैं
वो बहुत ज़्यादा, हालांकि किसी किस्म कभी कभार ऐसे दिल करता भी है कि मैं ये किताब ख़रीदूँ, लेकिन अगर एक किताब जो है वो 12,000 रुपये की होगी तो क्यों ना मैं उसको जो है वाकई में PDF में ही पढ़ लूँ ऑनलाइन, ठीक है। वो उससे वो वाली जो चीज़ है कि मतलब वो मेरा उस तरह उस पर फोकस नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। सो डू यू थिंक कि एक किताब जिसकी कीमत शायद अगर एक्चुअल में हो तो 1,200 रुपये हो या फिर 6,000 भी हो, समझ आती है, लेकिन उसी की किताब की कीमत आप 12,000 लगा दें, सो डू यू थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड? देखिए, अगर मैं सच्ची बात करूंगा ना तो फिर मुश्किल होगी। बात ये है कि पेपर आपका बाहर से आता है, उसके ऊपर जो टैक्स ठुकता है वो अलग बात है, ठीक है। इस तरह के जो मसाइल हैं वो पब्लिकेशन को प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। आपका पब्लिशर अपना मुनाफा अपनी जगह पर रखता है, उसने उसको बिजनेस बनाया हुआ है, उसका मकसद को किताबों को तरवीज देना या फ़रोग देना नहीं है, उसका मकसद है बिजनेस करना है, ठीक है। तो जब अब हम लोग जब किताबें इशाअत के लिए लेके जाते हैं तो हमें इन मसाइल का रोज़ सामना करना पड़ता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पेपर क्वालिटी है उसको देखना पड़ जाता है, वो आप कहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से आ रही है, जो प्रिंटिंग दीगर मटेरियल हैं, जो मशीनरी है, जो बिजली का आपके ऊपर फिर खर्च होता है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसके कोरियर के चार्जेस हैं, ये एक इतना बड़ा मरला है। तो इस सारे को देखने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किताब की प्रिंटिंग के पैसे नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ों का लागत जी अब जो हम किताब शाया करते हैं तो आधी हमें फ्री में बांटनी पड़ती है, ठीक है। अब हमारे लिए उससे कोई रिन्यूमरेशन या कोई रियलिटी वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी किताब के फ़रोग में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा अकबर साहब, माशाल्लाह से आप शायर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके दिल के करीब जो नज़म है वो तो ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएं। जी, मैं आपको 2-3 अशार सुना देता हूँ। वो आज के इंसानी जो वजूदी कर्ब है उसके हवाले से हैं। वो एक पूरे माशरे को, हर फर्द को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी मंज़र में ताबिंदा नहीं हूँ, किसी मंज़र में ताबिंदा नहीं, किसी मंज़र में ताबिंदा नहीं हूँ, शनासे हाल आइंदा नहीं हूँ, और यहाँ हालांकि रहना पड़ रहा है, यहाँ हालांकि रहना पड़ रहा है, मैं इस दुनिया का बाशिंदा नहीं हूँ, और घटा में हूँ मैं करबे आगही की, घटा में हूँ मैं करबे आगही की, मैं सूरज हो के रक्षंदा नहीं हूँ, और कटे एले जहाँ से सारे रिश्ते। इंसान आजकल जो है ना वो कट चुका है, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो कटे एले जहाँ से सारे रिश्ते, मैं जिंदा हूँ मगर जिंदा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अकबर साहब सलामत रहें। अकबर साहब ये बताइएगा कि लोग तो अक्सर चूज़ करते हैं अपना कोई एक लैंग्वेज, लेकिन आपकी माशाल्लाह से इंग्लिश में भी जो है वो शाया हुई है, तो ये बायलिंगुअल होने का शौक कैसे था? वोकैबुलरी, लुगत, डिक्शनरी, ये सब कुछ। देखिए, बात ये होती है कि इंस्पायरेशंस तो डिफरेंट होती हैं हर इंसान की। अब मेरी जो है मादरी ज़बान वो मियाँ वाली यानी सराइकी वगैरह है, पंजाबी भी मुझे खूब आती है, जैसे मैं फैसलाबाद में पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, और इस तरह के जगहों पे तो मुझे पंजाबी भी उसी तरीके से, फ़ारसी का काफ़ी है, अरबिक काफ़ी पढ़ी है, पश्तो पढ़ी है, सिंधी पढ़ी है। अपनी पाकिस्तान की ज़बानों से हमें प्यार है, ये हमारा कल्चर है, सकाफ़त है, और इसको प्रमोट करना ही हमारा काम है, और इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि बहुत सारा लिटरेचर दुनिया में ऐसा है जो कि बहुत आला और बड़ा नादिर किस्म का अदब है। वो अंग्रेज़ी में भी है, वो लातीनी ज़बान में भी है, वो दीगर ज़बानों में भी है, रशियंस में है, और चाइनीज़ ज़बान में भी है, दीगर ज़बानों में भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ही ज़बान हर पे आखिर होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीगर और जो तराजिम किए जाते हैं बुक्स के, उसी वजह से किए जाते हैं ताकि माशरे एक दूसरे के करीब आएँ, डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे को समझ सकें, उसमें ज़्यादा आसानी होती है, और लोग जो है वो एक दूसरे के बारे में क्या सराहियाँ या गलत फहमियाँ नहीं फिर पैदा करते मुख्तलिफ माशरों में। अच्छा, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अकबर साहब, अगर 3 बुक्स आपको रिकमेंड करनी हो आज के नौजवानों को तो क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, अब जो उर्दू ज़बान की हालत कर दी है हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने और हमारे सरकारी इदारों ने भी,
उसको देखते हुए जिस तरीके से हमारे फ़रोग़ के इदारे हैं जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं और उनके लेटर्स जो है अपने वो इंग्लिश में वो जारी कर रहे होते हैं, और हमारे दीगर जितने इदारे हैं, अदालतें हैं, बाकी निज़ाम है, सारे के सारे इंग्लिश पर मबनी है। तो उस हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगा, किताबें तो आप इकबाल की किताब आप पढ़ें, इलामा इकबाल की, तो वो इंसान को रश्क आता है उनकी सोच पे, उनके तर्ज़ फ़िक्र पे, उनकी लफ्ज़ियात पे, और उनके जो उसके अंदर रवानी है, जो उसके अंदर चाशनी है, लेकिन वो वही समझ सकता है जो उसको पढ़ के समझ ले। तो आजकल का जो नौजवान है वो डिजिटल मीडिया और कम मवाद की तरफ आ गए, इन शॉर्ट मवाद आप देखें, शार्ट्स और टिकटॉक्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो चुके हैं इन कंपैरिजन टू सीरियस लिटरेचर, कि वो जो इंसान की ज़िंदगी के लिए काम करता है, जो माशरे के जहन के लोगों तक रसाई करता है, जो पैगाम रसानी करता है, जो तरबियत साजी करता है, तो उसकी तरफ वो आने से गुरेज़ पाएँ, और अजीब गरीब आउटपटांग किस्म की हरकत जो है वो जारी हैं, जो कि हमारे कल्चर का एटलीस्ट हिस्सा नहीं है। तो अपने कल्चर को बचाने के लिए वो चीज़ें, कि किताबों की जहाँ तक बात है तो वो इलामा इकबाल की किताबें बहुत अच्छी हैं, गालिब मीर की किताब बहुत अच्छी है, ये वो किताबें, हबीब जालिब की किताबें जो पैगाम रसानी करती हैं, फैज़ की किताबें आप पढ़ें, अहमद फराज की किताबें पढ़ें, इन सारी किताबों में बहुत अच्छे पैगाम आते हैं। और मैं किसी एक किताब को या दो किताब को नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि पढ़ें, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हर एक शेर, एक कपलेट जो होता है उसके अंदर भी एक मैसेज होता है, एक मजमून पूरा होता है, ठीक है, एक छोटे सा जुमला होता है, कोटेशन जिसे हम कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक कोटेशन है मदर टेरेसा की कि इफ़ यू स्टार्ट टू जज द पीपल यू विल हैव नो टाइम टू लव देम। ठीक है, आप जब लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर देंगे तो आप उनसे प्यार करने का वक्त आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, एक जुमला भी वो बहुत होता है एक तरफ देखा जाए, और वो ये बड़ा वसी है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। ख़वातीनो हज़रात, आज 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे के तौर पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल बुक के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा का तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती इदारा जो है वो इस बात को मुनज़्ज़म करता है कि इस दिन को मनाया जाए ताकि जो पब्लिशिंग है कॉपीराइट्स के हवाले से, ठीक है, और हकूक़ इशाअत जो हैं, ठीक है, उनको फ़रोग़ दिया जा सके। और पहला वर्ल्ड बुक डे जो है वो 1995 में मनाया गया था, और ये दिन हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने का मकसद और क्या है वो आप सेगमेंट में ऑलरेडी सुन चुके हैं। और मेरा भी सिर्फ ऐसे लास्ट में यही कहना है कि किताबों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बहुत पुराना है, यही हमारी रिवायात, यही हमारी तहजीब भी है। सो इसका मुताला दोबारा शुरू व्हाट आई बिलीव के एक प्रैक्टिस मेरे पर्सनली है, अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको ऑप्ट ज़रूर कीजिएगा, बुक पढ़ने के तरीका, क्योंकि बुक बहुत बड़ी जब नज़र आ रही होती है, किसी ने रिकमेंड भी भले की हो वो, लेकिन दिल को देख के जो है ना वो हो रहा होता है कि अच्छा ये पूरी पढ़ेंगे, कब जो है वो हमें हुक करेगी नहीं करेगी। तो उसके लिए मेरा ये तरीकाकार होता है कि मैं 5 दफ़ा बुक को डिफरेंट जगहों से ओपन करता हूँ, ठीक है, और जो भी सामने होता है उसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, और इंटरेस्ट क्रिएट या 5 से 6 दफ़ा जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपको डिफरेंट जो है ना उसके सिनेरियोस का पता लग जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर डिस्कशन जो है वो हो रही है, और कहीं से वो आपको हुक कर लेती है। उसकी वजह से आप फिर शुरू से जो है उसकी कहानी जो है ना वो पढ़ना शुरू करते हैं। नॉवल मोस्टली मैं उनकी जो है ना ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है, और स्पेशली मैं इसमें ये कहना चाहूँगी जो हमारा उर्दू किताबें पढ़ने से तो रिश्ता मुनक़ता सा होता जा रहा है, उसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू वो ज़बान है जो हमें अदब सिखाती है, अदब से लगाव बहुत ज़रूरी है, आप इंसान को बहुत पुरवकार बनाता है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, हम इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।